हाँ सॉरी, 1 मिनट की खामोशी। Is there any leave application? No, sir, no any leave. No leave application. Okay, now discussion on budget execution report. First quarter 2021 ended on 30th September 2020. The budget execution report second quarter 2021 ended on 31st December 2020 in pre-budget discussion as required under the rule 143 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh. जी शहजाद कुरैशी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर पे आपने बोलने की इजाज़त दी, शुक्रिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी बजट पेश किया जाता है तो प्री बजट डिस्कशन होती है और उसमें हमेशा जो हुकूमतें होती हैं वो अपोजिशन को इन्वॉल्व करती हैं और जो अपोजिशन के अरकान होते हैं उनकी सजेशन लेती हैं, उनकी एडवाइजेस लेती हैं। अनफॉर्चुनेटली सिंध में ये नहीं होता है। पिछले 12-13 साल से अब 14वां बजट पेश किया जाएगा, तो अगर हम पिछला माजी देखें तो ना तजावीज़ पे अमल किया जाता है, ना सजेशन ली जाती है, ना कोई स्कीम्स वगैरह यहाँ से अप्रूव की जाती हैं। कल मेरे एक मौजूद मेंबर ये कह रहे थे कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी स्कीम है। तो ये शुक्रिया का मौका अपोजिशन से भी मिलना चाहिए। ये शुक्रिया का मौका जो अपोजिशन के अरकान यहाँ बैठे हैं वो भी इलेक्टेड हैं, वो भी आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, उनकी सजेशंस, उनकी एडवाइजेस और उनकी अगर तजावीज़ सिंध गवर्नमेंट ले लेगी तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कबाहत है, ये इन्हीं का फ़ायदा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं सबसे पहले जो बजट के हवाले से ट्रांसपोर्ट का जिक्र करूँगा। हमारा सूबे का सबसे बड़ा शहर कराची जो ट्रांसपोर्ट एक बेहतर ट्रांसपोर्ट से महरूम है। कराची के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से कराची की जो 2.5-3 करोड़ की आबादी है वो सफ़र कर रही है। हर दफ़ा बजट में ये ऐलान किया जाता है। लास्ट टाइम भी हमारे सीएम साहब ने कहा था कि रेड लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, पता नहीं कौन कौन सी लाइन वो शायद ख्वाब बन गई। अब वो ये ख्वाब ग्रीन लाइन की सूरत में मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगस्त में ग्रीन लाइन का मंसूबा का इफ्तिताह होने जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ एजुकेशन पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन। अभी इस वक्त आपको पता है कोविड की सूरत हाल क्या है, किस हिसाब से एजुकेशन सफ़र कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एजुकेशन पे जो भी बजट रखा जाता है उसे प्रॉपर तरीके से या तो खर्च नहीं किया जाता या वो ऐसे खर्च किया जाता है जिसका किसी सूरत सिंध के अंदर एजुकेशन की बेहतरी हमें नज़र नहीं आती। यहाँ पर 1,33,000 टीचर्स हैं, लेकिन वो 1,33,000 में से मैं ये समझता हूँ आधे से ज़्यादा अपने घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। एक चीज़ समझ में नहीं आती, कल मेरे एक मौजूद मेंबर अदील ने यह जिक्र किया कि आईटी पे हमें खर्च करना चाहिए, आईटी के ज़रिए हमें सिंध में हम बेहतर तौर पे हुकूमत चला सकते हैं और करप्शन पे भी काबू पा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाल ये है कि आज हम सिंध असम्बली में भी आते हैं तो अपने हाथों से यहाँ हाज़िरी लगा रहे होते हैं। अभी तक यहाँ पर बायोमेट्रिक या प्रॉपर सिस्टम यहाँ इस सिंध असम्बली में नहीं है, तो हम सिंध सूबे की क्या बात करेंगे। टीचर्स का मैंने आपको बता दिया, फंक्शनल स्कूल हैं
49,000 में से सिर्फ 36,659 यानी 3659 है। 26,000 स्कूलों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। 19,000 स्कूल्स विदाउट वॉशरूम है। 21,000 विदाउट बाउंड्री वॉल्स हैं। तो हम अपने आने वाले बच्चों को क्या मुस्तकबिल देने जा रहे हैं? अगर हमें सिर्फ ज़मानी जमा खर्ची करनी है, ऑन पेपर स्कीम्स देनी है, या सिर्फ और सिर्फ वुज़रा आके सुबह दोपहर शाम सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत के राग अलापते रहें, तो ये इस तरह से हम सिंध के बच्चों के साथ, आने वाली नस्लों के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं। अभी कोविड की सूरत हाल है, हुकूमती स्कूल्स जो हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है वहां पर कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स उसको चला रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम इतना तो किया जाए, अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, पानी नहीं है, तो ऑनलाइन सिस्टम कैसे होगा? लेकिन फिर भी इनको आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह दें, ये बच्चे पीछे रह जाएंगे। ये मेजॉरिटी आपको पता है बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अब आ जाएं हेल्थ की इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। रोज सीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा हेल्थ का जो निज़ाम है वो एनजीओज के जरिए चलाया जा रहा है। हेल्थ का बजट अगर एनजीओज के जरिए ही चलाना है तो फिर आप सरकारी अस्पतालों को बंद कर दें। एनजीओज तो अपना काम कर रही हैं। मैंने एक इश्तिहार देखा, उस पर लिखा था SIUT सिंध गवर्नमेंट। भाई SIUT तो एनजीओ का इदारा है, उसको तो आवाम के पैसों से चलाया जा रहा है। उसका क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं? आप अगर उसको फंड दे रहे हैं तो उसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप SIUT, इंडस या दूसरी एनजीओज को अपने जिम्मे ले लेंगे। कल आप उसके ऊपर हुकूमत सिंध लिख दीजिएगा। तो कहने का मकसद यह है, खुदारा अपनी नाहली को छुपाने के लिए एनजीओज के पीछे ना छुपें, हॉस्पिटल्स के हालात बेहतर करें। आप ये देखें लास्ट उसके अंदर रेबीज किस तरीके से कुत्तों के काटने का, सिंध में कुत्तों की तादाद किस हिसाब से बढ़ी है, कुत्तों के काटने के केसेस हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो भी बजट में बताना चाहिए, कहां खर्च हुए, कितने न्यूटर हुए, कितनों की नस्लबंदी हुई, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ये ऐसे ही होगा जो 20 लाख राशन के साथ हुआ था। 20 लाख राशन, एक वजीर साहब ने कहा हम एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलता। खुदारा जिसको दिया है उसको तो पता चले कि उसको राशन मिला है। तो ये इस तरह की नाहली हर महकमा, आप जो महकमा उठाएं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, आपका ट्रांसपोर्ट हो, ओवरऑल हो, जो मैं समझता हूं कि बहुत बुरा हाल है। और इसमें सिंध गवर्नमेंट को, जब तक ये अपोजिशन अरकान को, मैं ये समझता हूं कि हमारे बिल्स भी लाए नहीं जाते टेबल पे, तजावीज़ मानी नहीं जाती। आप जमहूरियत के दावेदार बनते हैं, आप सबसे ज़्यादा जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, लेकिन अफसोस है जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप आमरीत से ज़्यादा बदतर सलूक करते हैं अपोजिशन के साथ, जो कि सरासर ज़्यादती है। यहां पर यह कहा जाता है कि अगर वफाक ने ही सब कुछ करना है तो फिर सिंध हुकूमत का क्या काम है? KCR वफाक, K4 वफाक, ग्रीन लाइन वफाक, 5 टेंडर्स वफाक दे। एहसास प्रोग्राम के तहत 50 लाख बेनिफिशरीज इन सिंध, 60 बिलियन इन सिंध, यानी कि टोटल 33.7% का जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो यहाँ पर अमाउंट दी गई वो सिंध में दी गई। इमरान खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना और दूसरे चीज़ों को हैंडल किया। और आज भी मुझे खुशी होती है कि आज जंग अखबार में एक बहुत बड़ा इश्तिहार लगाया हुआ एक्सचेंज कंपनीज ने, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी रेमिटेंस या इतना जो डॉलर और ये तरीके से पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो वो ख्वाब अब सच्चा होता जा रहा है। चाहे वो नया पाकिस्तान हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिल्डर्स आज मुबारकबाद पेश करते हैं इमरान खान साहब को। उनकी बेहतर पॉलिसीज की वजह से 40 से 70% जो इंडस्ट्रीज जो इससे रिलेटेड हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के साथ, वो तरक्की कर रही हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आप लोग जब तक इलेक्टेड नुमाइंदों को, जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, उनको एतमाद ऑन बोर्ड और उनके साथ मुशावरत नहीं करेंगे, सिंध में बेहतर तौर पे काम नहीं हो सकेगा, ना बजट में बेहतर तजावीज़ लाई जा सकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि प्रोविंशियल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट लगाया गया था 264 बिलियन, जो कि अब तक सिर्फ 18.5 एस्टिमेटेड अमाउंट हुआ है, जो 48.9 बिलियन बनता है। तो अगर आपने बजट पे सिर्फ और सिर्फ पेपर पे आपने सब कुछ लिखना है और उसको खर्च नहीं करना आवाम की फलाह बहबूद के लिए, या आप में कैपेसिटी नहीं है, या आप नाहिल हुकूमत हैं, तो इसका आवाम से इसका क्या मतलब, आवाम का क्या कसूर है जो वो चीज़ ये सफ़र करे और आपकी नाहिली को बर्दाश्त करे। मैं अगेन ये कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हैदराबाद वाले, मेरे हैदराबाद के शहर, हैदराबाद भी सिंध का शहर है, कराची भी सिंध का शहर है,
वैसे तो आप लोग कहते हैं कि हम कराची और सिंध अलग अलग ना करें, नहीं करते हम भी सिंध के वासी हैं, हम भी सिंध में रहते हैं। कल एक साहब कह रहे थे कि डोमिसाइल, हम 3-3, 4-4 जनरेशन से कराची में रह रहे हैं जो सिंध का हिस्सा है, आप हमें एक्सेप्ट नहीं करते। बाहर से आप रहमान मलिक और परवेज शाह को लाके, साहिबा को लाकर यहाँ से सेनेटर बना देते हैं। तो ये दोहरी पॉलिसी क्यों है, ये दोहरा मेयार क्यों है? आप हमें 2-2, 3-3 जनरेशन से हम यहाँ रह रहे हैं। और दूसरी बात यह कि कल एक मोअज़्ज़िज़ मेंबर ने कहा, लोटा, सिंध धरती के गैरतमंद बेटे, सिंध धरती का जो गैरतमंद बेटा होगा ना, वो अपने आप को बेचेगा नहीं, वो 5, 6, 7 करोड़ में अपने आप को बेचेगा नहीं, वो अपने आप को बाजार में पेश नहीं करेगा। अगर वो सिंध धरती का बेटा होगा तो वो ऐसी ऑफरें रिफ्यूज कर देगा। रिजाइन करते पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते और फिर उनको वोट देते, जो कि एक जमहूरियत है। और मैं एक चीज और से कहूं, स्पीकर साहब, आप भी जमहूरियत की माशाल्लाह दावेदार बनते हैं और हो हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको ऐसे जब आपको शक है मेरे पे? नहीं, आप पे तो कतई शक नहीं है। और आपके तो मैं कहूं, आप 200-250 साल पहले आए थे तो सिंध ने आपको एक्सेप्ट किया। हम जो 70, 80, 90 सालों से यहाँ कराची शहर में रह रहे हैं, हमें भी एक्सेप्ट करें। Let me tell you one thing, I am son of a soil and I don't care whoever think whatever, I don't care. I am son of a soil. मेरे forefather यहीं पैदा हुए, यहीं जमीन में दफनाए हुए। आप स्पीकर हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट आप वाइंड अप करें, आपका टाइम भी पूरा हो गया। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कोई दूसरा बंदा किसी के डोमिसाइल पे आवाज उठाए तो आप वहां भी ऐसी बात करें। किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है, आप अपनी बात करें। 11 बिलियन वाइंड अप कर लें जरा, अभी टाइम ओवर हो गया आपका। नहीं सर, अभी मैं टाइम को नोट कर रहा हूँ, अभी है। मैं भी नोट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि नोट जो है वो थोड़े पीछे हो गए। 1100 बिलियन की बात की जाती है, उसमें कहा जाता है सिंध गवर्नमेंट 600-700। सुबह शाम एक वजीर साहब आते थे, ये बोलते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा ही बता दें कि 300 ही 400 का ही बता दें कि इस शहर के अंदर कहाँ खर्च हुए। सिंध पैकेज वजीर आजम इमरान खान साहब ने दिया, मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14 ऐसे अजला जो एहसास महरूमी का शिकार थे और एहसास महरूमी का शिकार थे, वहाँ भी खान साहब ने अपने पैकेज का ऐलान कर दिया है। एक आपके एडवाइजर साहब, सिंध गवर्नमेंट के एडवाइजर साहब ने बोला हमें हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं है। खुदारा पंजाब को देखें, इस दिसंबर तक वहां भी 100% हो जाएगा। केपीके में हेल्थ कार्ड हो चुके हैं। सिंध की आवाम तरस रही है, फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध की आवाम को रिलीफ देना चाहती है। सिंध गवर्नमेंट से कहा था कि खुदारा उसको भी बजट में शामिल करें और हेल्थ कार्ड दिए जाएं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी जो बहुत सख्त जरूरत है और हैदराबाद की आवाम का एक दरीना मुतालबा है, उसको भी उसकी एनओसी दी जाए। बनाएगा वफाक, क्योंकि बेशतर सारे अच्छे मंसूबे वफाक ही बनाएगा। आखिर में स्पीकर साहब, मैं ये कहता चलूं, मेरे हलके में हसन जहीर शहीद रोड है। हसन शहीद जहीर रोड है, वो साल में 3 दफ़ा बनती है। खुदारा कुछ इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं कि वो रोड मुकम्मल तौर पे बन जाए अपर गिजरी में, जो बहुत बदहाली का शिकार है। इसके अलावा एक और चीज़, मैं DHA के हलके का हूँ, जब से वहाँ से PTI जीती है, 3 दफ़ा वहाँ से PTI जीती है। सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है वाटर बोर्ड, वहाँ का पानी रोक दिया गया है, वहाँ पानी नहीं देते हैं, वो पानी के लिए तरस रहे हैं। और वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वो वाटर बोर्ड को पैसे पे करते हैं, मंथली हैं, और सारे आपके मिनिस्टर ये MPs वहीं रहते हैं। तो खुदारा इसीलिए ये चीज़ सोच लें ताकि वहाँ पर कुछ बेहतरी और वहाँ के पानी का जो दरीना मसला है वो हल हो सके। उसके साथ कॉलोनीज़ हैं, अपर गिजरी, शाह रसूल, हज़ारा, दूसरी कॉलोनी दिल्ली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, जो पानी के लिए सिर्फ इसलिए तरस रही है कि उनका कसूर सिर्फ एक ही है कि उन्होंने PTI को वोट दिया था। तो मेरी यहाँ लोकल बॉडी मिनिस्टर से, ये उनके अंडर में आता है वाटर बोर्ड, खुदारा ये सोचें, इस पानी के बारे में सोचें। पानी तो सबका हक है, चाहे जो जिस एरिया में भी रहता हो। थैंक यू। और आखिर में सिर्फ मैं कह दूं, मलीर एक्सप्रेसवे का 3 दफ़ा इफ्तिताह हो चुका है। अब मुझे नहीं पता चौथी और 5वीं दफ़ा कब होगा। एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, अच्छा, खुदारा उसको कंप्लीट कर लें, वरना तो मुझे लगता है ये जिस तरह से K4 के साथ ज्यादती की गई थी, जिस तरह से और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ ज्यादती की थी, ग्रीन लाइन भी हम ही मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो खुदारा उनको मुकम्मल कर लें ताकि ये प्री बजट और इस डिस्कशन का कोई फायदा हो जाए। शुक्रिया। मंगला शर्मा साहिबा। हरिओम गणेशाय नमः। थैंक यू स्पीकर साहब। सर, ये जो बजट के सेशंस होते हैं वो हमारे न्यू कमर्स, जो हम लोग न्यू मेंबर्स हैं, उन लोगों के लिए बड़े अहम होते हैं, क्योंकि इसमें हमें मौका मिल जाता है जो हम पूरे साल बहुत सारी बातें नहीं कह पाते, वो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं।
इसके लिए आपका बहुत नहीं, देखिए शुक्रिया। अब तो इस वक्त तो हम प्री बजट सेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें Whatever you are proposing, they are taking notes over here and जब बजट का सेशन आएगा फिर भी आप प्रपोज कर सकते हैं और जो चीज़ें आपकी रह जाएंगी उसके बाद भी आप बता सकते हैं ड्यूरिंग दी डिस्कशन। जो बजट डिस्कशन होती है वो जनरल बजट पे डिस्कशन होती है, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, जनरली जो आपके एरिया में जो आपके इश्यूज हैं, मसले हैं, वो आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, ये जिस तरह प्री बजट सेशन जो स्टार्ट हुआ है उसमें तमाम मेंबरान धुआंधार तकारीर होंगी, अपोजिशन की तरफ से तकारीर होंगी, कुछ सजेशंस दी जाएंगी और हुकूमती बेंचों की तरफ से इस बात की ज़मानत दी जाएगी कि आइंदा आने वाला बजट सिंध के शहरियों के लिए खुशहाली का ज़ामिन होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि गुज़िश्ता सालों में जो बजट पेश किए गए और उनमें जो स्कीमें रखी गईं उनका क्या हुआ? क्योंकि जब मैं कुछ बजट के बुक्स देख रही थी तो उसमें तकरीबन 200 मंसूबे ऐसे हैं जो पेपर पर तो हैं, बजट बुक में तो हैं, लेकिन ग्राउंड पर वो कोई कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहे। इनमें कम से कम 50 ऐसे मंसूबे हैं जो तालीम से मुतालिक हैं, लोकल गवर्नमेंट बल्दियात से मुतालिक 30 से ज़ायद हैं और इसी तरह और बहुत सारे। और ये मंसूबे सिंध के दीगर अजला शहदाद कोट, कंबर, उमरकोट, नौशहरों, कराची, हैदराबाद में ये शुरू किए जाने थे। सर, 2013 में सखर में एक सिंध कॉलेज आर्ट्स एंड डिज़ाइन के नाम से कॉलेज का क़याम अमल में आना था, जो अब तक पता नहीं कहाँ है। इसी तरह जैकबाबाद, नौशहर फिरोज, उमरकोट में IBA के कम्युनिटी कॉलेजेस भी बनने थे, वो भी अभी तक कहीं नहीं बने गए। कराची सेफ सिटी मंसूबा 2015 में इसका इफ्तिदा हुआ और ये 10 अरब रुपए की लागत से बनाया जाना था, लेकिन आज 6 साल गुजरने के बावजूद भी वो मंसूबा शुरू नहीं किया गया और हालत ये है कि अब इसकी लागत 30 अरब रुपए हो चुकी है, जिसके तहत पूरे शहर में 10,000 कैमरे लगाए जाने थे और नंबर प्लेट्स जो गाड़ियों की थी उनको जदीद फीचर से आरास्ता किया जाना था। ये सारी चीज़ें कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया। कराची के ऐसे मंसूबे जो अभी तक कराची में गुज़िश्ता सेशन में साल जब बजट सेशन हो रहा था तो बहुत फ़ख्र से बताया गया था हमने कराची के लिए इतने सारे मंसूबे शुरू कर दिए हैं, लेकिन 10 माह गुजरने के बावजूद भी कराची में कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा जो ऑन द ग्राउंड हो। बल्दियाती कोई ऐसी स्कीम शुरू नहीं की गई है और अब कराची सिर्फ खंडर बन गया है। कराची से लेना सब चाहते हैं, कराची से सबको वोट भी चाहिए, कराची से सब टैक्स भी लेना चाहते हैं और कराची पे सब हुक्मरानी भी करना चाहते हैं, और जब देने की बात आती है तो फिर करो यहाँ की आबादी कम कर दो, कराची को खंडर बना दो, कराची को टूटी हुई सड़कें दे दो और इसके साथ टैंकर माफिया, उसको वाटर सप्लाई नहीं मिलेगी, कराची के रोड धूल, मिट्टी और कचरे से अटे हुए उन्हें रोड दे दिए जाएं। तो कराची जो सबको पालता है उस कराची में अभी तक ऐसा कोई मंसूबा नहीं हुआ, पूरा कराची खंडरात है, बना हुआ है। पहले तो जी बल्दियाती निज़ाम थे, अब तो आप लोगों की पार्टी, उसमें क्या हुआ है, यहाँ तक कि रमज़ान के महीने में फलों और सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी आपकी हुकूमत, सिंध हुकूमत जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई। सर, हम अक़लियत के लोग, यहाँ के असल बाशिंदे, हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी इज्जतों और अपनी बेटियों के जाने के दुख से वो हम खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। किसी को हमारी ये परेशानी रियासत हुकूमत को नज़र आती है? सर हम क्या मांग रहे हैं? हम आपकी हुकूमत में हिस्सा नहीं चाहते, हमें मिनिस्ट्री भी नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि सिंध असेंबली ने जो माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल जो इस असेंबली ऐवान में आया था उसको दोबारा यहाँ लाया जाए और उसको पास कर दिया जाए। वो कम्युनिटी जो मुल्क की मईशत और खुसूसन सिंध की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करती है, वो सिर्फ आपसे ये मुतालबा कर रही है। और अगर आप समझते हैं कि इस बिल के लाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा तो सर हमें तसल्ली तो हो जाएगी।
एज ए लेजिस्लेटर हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है, इस बिल को लेकर आया जाए और इसको असेंबली से पास करवाया जाए। हमें तसल्ली हो जाएगी कि सिंध असेंबली में हमारे लिए भी कानून साजी होती है और हमारे बारे में सोचा जाता है। सर, हमारे वज़ीर बल्दियात बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, और इनमें कोई खूबी हो ना हो, लेकिन ये अगर कोई बंदे को वक्ती तौर पर मुतमईन बहुत अच्छा कर देते हैं। मेरी एक उनसे गुजारिश है, बल्कि मेरी सजेशन होगी, अगर ये बजट में रख दिया जाए कि अभी मैंने आपको तकरीर वो दुआ भी करवाई थी कि जो बल्दियाती मुलाजिम होते हैं उनमें ख़ास तौर पर वो लोग जो गटर खोलते हैं, 10 से 12 हज़ार उनकी तनख्वाह होती है, और उसके बाद वो जब वहाँ पे गटर में जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं, और बहुत सारे टाइम पर बहुत सी मरतबा वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी लोकल मिनिस्टर साहब से कि वो इस मरतबा बजट में उनकी सेफ्टी किट के लिए रकम ज़रूर रखें। सर, ये इंसानी जानों का मामला है, और ये पाबंदी भी लगा दी जाए कि कोई भी शख्स बगैर उस किट के गटर में नहीं उतरेगा। तो शायद अगर हमने एक भी ज़िंदगी इस तरह बचा ली तो हम बहुत सारा उस पर फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा सर, मेरी सिर्फ एक बात ये कि जज़ायर पे बात हुई थी। सिंध के जज़ायर बिल्कुल सिंध का हिस्सा हैं, हम समझते हैं यहाँ का हिस्सा है, यहाँ के लोगों का हक है। सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगी सर, जामशोरों के करीब 1 लाख एकड़ ज़मीन वो किन लोगों को दे दी गई है और किस प्रोसेस से दी गई है? थोड़ा सा हमें यह भी मालूम होना चाहिए। और सर, एक और सवाल मेरा होगा कि सिंध में आप कहते हैं जमहूरियत बहुत अच्छी चीज़ है, आपने सिंध के लोगों की बहुत खिदमत भी की है, और सिंध के 13 साल से, गुज़िश्ता 13 साल से आपकी हुकूमत भी है। तो फिर सर, सिंध का हर शहरी ये क्यों पूछ रहा है और उन लोगों की हालत क्यों नहीं बदली? मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ये सब होते हुए उनकी हालत क्यों नहीं बदली? सर, सोचिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया। गजाला सियाल साहब। शुक्रिया सर, आपने मुझे बजट एग्जीक्यूशन और प्री बजट पर बहस करने का मौका दिया। सर, मैं प्री बजट पर बात करूंगी। मैं अपने ज़िले खैरपुर की टाउन कमेटी हिंगोरजां के लिए वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत से गुजारिश करूंगी कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज की सख्त ज़रूरत है, एक डिग्री कॉलेज दिया जाए, और कुछ रोड्स भी जो सर उनकी सूरत हाल ख़राब है तालका सूबेदारों में, वो रोड्स भी अगर इनायत हो तो वो बनाए जाएं। और दूसरा सर, तालका सूबेदारों को ड्रेनेज स्कीमें भी दी जाएं। और चौथा, आरएचसी सेंटर में ट्रामा सेंटर अगर बनाया जाए, वहाँ पर सर रोड हादसा बहुत होते हैं, तो उसका जो फौरी इलाज हो जाएगा जो लोग एक्सीडेंट होते हैं। मेरी ये छोटी सी गुजारिशें हैं। ओके। और सर, एक और गुजारिश है कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा तालीम और सेहत को अहमियत देती है। सर, ठट्टा कैंपस जो है सिंध यूनिवर्सिटी के अंडर काम करती है। मैं ये कहूँगी, इल्तिजा करूँगी, गुजारिश करूँगी कि उस ठट्टा कैंपस को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, और उसको सर जो बहादुर जर्नल थे होश मोहम्मद शीदी का नाम उस यूनिवर्सिटी पर दिया जाए, मंसूब किया जाए। मेरी ये 3-4 गुजारिशें थी। सर, हमारी अपोजिशन के लोगों को कल जो हमारे भाइयों ने स्पीचें की, मैं समझती हूँ कि उनको फुर्सत न मिली जो वो इन 2 किताबों को, ये सर किताबें हैं, ये दी गई हैं हमारी हुकूमत ने। इसमें जो कुछ भी तरक्याती काम हुए हैं, हो रहे हैं, वो इसमें दर्ज किए गए हैं, इसमें बताया गया है।
लेकिन उन भाइयों ने पढ़ने की जहमत ही नहीं की। सिंध की तरक्याती स्कीम जिनका काम चल रहा है वो बता दिया मैंने। सर, हमारी हुकूमत चाहे तालीम हो, सेहत हो, एग्रीकल्चर हो या लोकल गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक हो या कल्चर डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट हो या इरिगेशन, हर चीज़ इन किताबों में दी गई है। अगर आप तोता चशम बन रहे हैं तो उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर, जब से नए पाकिस्तान का तस्वर खुलकर सामने आया है तो सिंध के कई हलकों में ये एहसास पैदा हुआ है कि नए पाकिस्तान में सिंध को क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। सर, मैं ये कहूँगी कि ना सिर्फ सिंध को बल्कि पूरे पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तब्दीली हुकूमत को तबाही के किनारे तक पाकिस्तान को लेकर आई है। सर, सिलेक्टेड खाने आज़म और पीटीआई की हुकूमत की गज़ब करप्शन की अजब कहानी बताऊंगी। सर, कप्तान साहब और उनकी पार्टी पर फॉरेन फंडिंग केस। सर, नंबर 2, विराट शीट स्कैंडल केस। सर, हमारे गरीब मुल्क के अवाम के पैसे लूटकर पता नहीं कहाँ भेजे जा रहे हैं। और विराट शीट केस पर सर, उन्होंने जो पैसे दिए हैं उन वकीलों को, उनका भी हिसाब किताब हम इमरान खान से और पीटीआई हुकूमत से लेंगे। सर, पीटीआई में करप्शन के दो हैकल माफिया बैठी हुई है। ये माफिया हर शोबे मैशत से हर महकमा रियासत में फैली हुई है और अंधी लूट खसूट, नाजायज़ धंधों, हेरा फेरी, फ्रॉड, टैक्स चोरी, गबन, सट्टेबाजी, काले धन की मतवाज़ी मैशत और पैदावारी किरदार के बजाय किराएदारी, मुफ्तखोरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की मैशत ज़वाल पजीर होती जा रही है। सर, पहले तो दवाओं की कीमतें दुगनी की गई तो पता चला कि वज़ीर आज़म के मुशीर सेहत खुद मुबैना तौर पर उसमें मुलव्वस पाए गए। सर, फिर गंदम का बहरान पैदा हुआ तो खान साहब के मुशीर ख़ास मुलव्वस पाए गए। सर, खान साहब को मुशीर ख़ास और सेक्रेटरी को घर भेजना पड़ा आखिर। फिर चीनी का बहरान पैदा हो गया तो सर घबराना नहीं। खान साहब ने कहा कि घबराना नहीं। सर, हम अभी तक सर घबरा रहे हैं। सर, घबराना नहीं। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और खान साहब की एटीएम मशीन फाइनेंसर जहांगीर तरीन और काबीना के रुकन मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके भाई सरगना पाए गए। नाकारा गवर्नेंस का तोता बोल रहा है। सर, यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान माफियाओं का वफाक बना हुआ है जो वतन अजीज और उसके मेहनत कश अवाम को निचोड़ रहा है। कारोबारी हुक्मरानी जारी है। इमरान खान की अपनी जमात, काबीना और इत्तेहादियों में बड़े बड़े मगरमच्छ करप्ट लोग बैठे हुए हैं। सर, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। सर, ये है रियासत मदीना। कोई दिन खाली नहीं जिसमें अवाम पर महंगाई का मिसाइल गिराया जाए। सर, रियासत मदीना में रमज़ान के बाबरक महीने में आटा महंगा, चीनी महंगी, आलू महंगे, गोश्त महंगा, प्याज महंगी, हर चीज़ महंगी। जो चीज़ 40 रुपये किलो मिलती थी अब वो 400 रुपये किलो मिल रही है। फिर खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं।
सर, पाकिस्तान का गरीब आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया है। फिर कहते हैं इमरान खान साहब के घबराना नहीं। आप जो हमें बताते हैं कि घबराना नहीं, इस नए पाकिस्तान में अब न कोई, आप कहते हैं कि इस पाकिस्तान में अब न कोई भूखा सोएगा और ना ही कोई गरीब बचेगा और ना ही कोई बेरोजगार बचेगा, बल्कि सर बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में नौकरी करने। सर, घबराना नहीं। तो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक और अजब कहानी, घबराना नहीं, आगे देखें होता क्या है। कप्तान वादे कैसे पूरे करता है, हमारे दुखों का किस तरह से इलाज कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान की स्टेट बैंक, सर बड़ा गजब किया गया है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की स्टेट बैंक 50 करोड़ डॉलर में गिरवी रख दी गई है। सर, IMF को खुश करने के लिए बिजली के नर्ख बढ़ाए गए हैं। सिर्फ 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का मिनी बजट 700 अरब रुपए पाकिस्तान के गरीब अवाम पर बोझ डाला गया है, और वो 700 अरब इमरान खान और उसकी काबीना के जेबों में गए हैं। सर, उनका भी हिसाब करना है, और सर हम सबको घबराना नहीं है। सर, कप्तान और उसकी नाअहल टीम, सर ये बताती चलूँ कि 2011 में हर पाकिस्तानी 46,000 का मकरूज था, और आज कप्तान की हुकूमत में एक पाकिस्तानी सर 1,75,000 रुपए का मकरूज है। सर, घबराना नहीं सर, हमें नहीं घबराना। सर, कप्तान साहब कहा करते थे मेरे पास टीम है, मेरी टीम ने हर महकमे के हवाले से पूरा होमवर्क किया हुआ है। ये टीम 100 दिनों में पाकिस्तान के अवाम की किस्मत बदल देगी। सर, वो कह रहे हैं कि घबराना नहीं। इक़्तिदार मिला तो पता चला कि टीम है और न सर तैयारी। उन्होंने ये खुद कहा सर कि हमें तो पता ही नहीं है, मेरी टीम भी नाअहल है, मैं भी नाअहल हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरह चल रही है। लेकिन कसूर उनका नहीं है, उनकी टीम का है। सर, बेचारे हफीज़ शेख ने पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर दिया। सर, ये महंगाई जो थी ये बेचारे हफीज़ शेख ने पाकिस्तान को दी, उसमें सर किसी का भी कसूर नहीं है, उसमें सर हफीज़ शेख को फिर निकाला गया। वाइंड अप कर जी लें, सर, बस आपका थोड़ा टाइम। सा है सर। सर, आखिर में मैं ये कहूँगी कि हमारे सिंध का, जी बिल्कुल, हमारे सिंध का जो NFC अवार्ड है सर, ये NFC अवार्ड के जो सर हमारे उसके पास बाकी जो रकम है सर, एक और ड्रामा। सर, घबराना नहीं, एक और ड्रामा, घबराए नहीं भाई, सब कुछ हो रहा है। सर, वो सखर में वजीर आजम साहब तशरीफ आवरी करते हैं सर, वो 400 अरब रुपयों का जो सर हमारा NFC अवार्ड वो नहीं दिया। वो इसकी सर वो बता रहे थे कि सखर डिवीजन में कोई काम नहीं हुआ, 14 जिलों में कोई काम नहीं हुआ। भाई, आपको किसने कहा है कि सखर में आओ ये ऐलान करके जाओ? झूठे ऐलानों पर पाकिस्तान नहीं चलेगा। सर, हमारी सिंध हुकूमत ने जो 14 जिलों का बताया है उन सब में तरक्याती काम हो रहा है। जाके खुद वजीर आजम देखे, एक ज़िले मर जाए। ये सर आके सखर में ड्रामे करके और हमारे जो NFC अवार्ड, उसका मतलब है हमें NFC अवार्ड नहीं देगा, जो हमारा हक है हमें वो NFC अवार्ड दे, नहीं तो हम उसको आराम से नहीं बैठने देंगे। थैंक यू। नाउ आप लोगों में से GDA में से कोई लिस्ट नहीं आई है? लिस्ट कहाँ है? अदीबा आरिफ साहिबा।
शुक्रिया स्पीकर साहब। पहले तो मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम स्पीच करते हैं, हर साल करते हैं बजट की, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मजबूरन अब करनी पड़ रही है तो करेंगे। मैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्कीम्स वुमेन डेवलपमेंट की स्टेब्लिशमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं कॉम्प्लेक्स शहीद बेनज़ीराबाद। कंप्लीशन ईयर का साल, हर साल इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का, सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है। सर, मैं आपको बताती हूँ कि इस साल माली बजट में वुमेन डेवलपमेंट की तरफ से रखी गई ADP स्कीम नंबर 1915 को ही देख लें। इस स्कीम के तहत आसिफ जरदारी के आबाई शहर शहीद बेनज़ीराबाद में वुमेन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स तामीर होना था। ताज्जुब की बात है कि इस स्कीम को 2009 में मंजूर हो गई थी। 12 साल गुजर गए मगर अभी तक वो बिल्डिंग मुकम्मल नहीं हुई। इस स्कीम का तखमीना 44.767 मिलियन रुपए थे, जिस पर अभी तक सिर्फ 20.277 मिलियन रुपए खर्च हुए, जबकि गुज़िश्ता बरस इसी ऐवान ने इस स्कीम के लिए 4.5 मिलियन रुपए रखे थे। मगर अब जब मैं 2020 और 21 के दूसरे क्वार्टर की रिपोर्ट मैंने देखी तो पता चला कि इस स्कीम पर 1 रुपये भी खर्च नहीं हुए। अच्छा सर, मैं आपको एक और बताती हूँ। इसी डिपार्टमेंट की एक और स्कीम है, मेन स्कीम है, स्कीम नंबर 1918 स्टैब्लिशमेंट ऑफ वुमेन कंप्लेंट सेल इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, जो काफ़ी अरसे से कंप्लीट नहीं हुई और इस साल में तो अभी तक इस स्कीम के फंड ही रिलीज ही नहीं हुए। बहुत अफसोस हो रहा है कि पता नहीं वुमेन डेवलपमेंट चल कैसे रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये एक और डिपार्टमेंट है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अहम डिपार्टमेंट है। अगर कोई काम करने वाला इसमें मिनिस्टर हो तो मालूम नहीं है भी है कि नहीं। पिछले साल इस बजट में बहुत ज़्यादा रकम रखी गई शेल्टर होम बनाने के लिए। अभी तक शेल्टर होम बने ही नहीं हैं। एक स्कीम है, ऑनगोइंग स्कीम चल रही है इसकी 1815, जो कि 2018 में चलती हुई आ रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई है। इस डिपार्टमेंट की स्कीम रिवाइज होती रहती है, हर साल रिवाइज हो रही है, काम हो नहीं रहा है। बदकिस्मती से चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारी इस सिंध गवर्नमेंट ने ये जिम्मेदारी, ये अपना काम तो खुद कर नहीं रहे, मुख्तलिफ प्राइवेट NGOs के हवाले कर दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से असेंबली ने बहुत सारे बिल पेश करे हैं, बनाए हैं, किए हैं, लेकिन लॉ पास किए हुए हैं, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने कानून के मुताबिक इम्प्लीमेंट के से कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है। बिल आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ नहीं मालूम। मेरे अपने बिल हुए हुए, लेकिन मैंने 2 साल हो गए, लेकिन मेरे बिल अभी तक टेबल पे नहीं आए हैं। स्पीकर साहब, कोरोना एक बार फिर अपनी ताकत से सर उठा रहा है। मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम पर हुकूमत सिंध से गुजारिश करूंगी कि इस दफ़ा इस हवाले से कोरोना वैक्सीन और शोबा सेहत के हवाले से ऐसी स्कीमें लेकर आएँ, जिससे स्कीमें रखी जाएं जिनसे इस आलमी वबा का मुकाबला मौसर अंदाज से किया जाए
और इस वबा से हम सबको, इस मुल्क को निजात मिले। शुक्रिया। नुसरत अब्बासी साहिबा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आप ने ये सेशन ऐसे हालात में भी कॉल किया कि कम से कम सिंध की आवाम की तबाही सिंध की आवाम ख़ुद तो सुने, उसे पता चले कि जो वहाँ बैठे हुए हैं सिंध के मालिक बने हुए मुसलसल 13 सालों से, उनकी भी ज़रा कारकर्दगी पता चले कि तकरीरें सुनकर सर यकीन माने, मैं जब ये सुन रही थी मोहतरमा मेरे ही ज़िले की गज़ाला सयाल साहिबा हमें कह रही हैं कि ज़हमत ही नहीं की किताबें पढ़ने की, तो मुझे हंसी आ रही है कि खुद ने कौन सी ज़हमत कर ली। ये बजट किस पर, तकरीरें करनी किस पर हैं? 18वीं तरमीम के बाद खुदा का वास्ता है सिंध पर बात कर लो। वफाक 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 करके तुम लोगों को अब रात को भी डरावने ख्वाब आते हैं। वफाक को अब भूल जाएं, आपको अपने सिंध की कारकर्दगी बतानी है। और मोहतरमा शुरू होते ही मांग रही हैं, किससे मांग रही हैं? सिंध हुकूमत से। डिग्री कॉलेज दे दें, ट्रामा सेंटर दे दें। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तीसरा टेन्योर है, तीसरी बार वहां के वजीर आला रहे उसी जिले से, उनसे आप अब भी उस वक्त तो ना मांग सकी, अभी भी कह रही है ट्रामा दे दे, डिग्री कॉलेज दे दे, फला दे दे। इतने 13 सालों की कारकर्दगी ये बता रही हो बैठकर यहाँ? आप बैठ जाए प्लीज। चीनी चोर, फला चोर, मैं बताती हूँ कितने चोर बैठे हैं यहाँ पर। और जब चोर बैठते हैं बोलते हैं, जब चोर बोलते हैं ना, तो सर बड़ा अफसोस होता है कि कितनी चोरी और यहाँ पर सीना जोरी। वाह वाह वाह। आइए सर, सिंध हुकूमत हर साल तरक्याती बजट का वैसे ही सत्यानाश मारती है, हर साल सत्यानाश। इस बार भी सुन लीजिए क्या सत्यानाश मारा इन्होंने। हर साल सीएम साहब ऐलान करते हैं कि इस साल इतने अरब तरक्याती। मैं तो मोहतरमा से पूछ रही, रवां साल का डेवलपमेंट बजट पता है? जरा फिगर बता दो। ये तो तुम लोगों का हाल है, खड़े होकर बता सकती हो कि इस वक्त कितना बजट तरक्याती बजट था? कारकर्दगी बता रहे 170 अरब, जिसमें से तुम लोग खर्च भी नहीं कर सके। 170 अरब में से ये लोग 70 अरब भी नालायक हुकूमत खर्च नहीं कर सकी। नो पर्सनल अटैक्स सर, जैसे ही ऑल पर्सनल अटैक्स आर एक्सपंज्ड। सर, जैसे ही माली साल गुजरता है तो पता चलता है कि जितनी भी तरक्याती बजट रखा गया था उसमें से ये नाअहल 18वीं तरमीम के बाद भी ये नाअहल और नालायक हुकूमत, करप्ट हुकूमत, जिसको मैं अब करप्ट हुकूमत कहूंगी, माफियाओं की हुकूमत, ये माफियाओं की हुकूमत बन चुकी है, जिसने हमारे सिंध सूबे को लूट कर तबाह बर्बाद कर दिया। कहते हैं चीनी चोर, आटा चोर तो तुम लोग बैठे हो, गंदुम चोर तो तुम लोग बैठे हो, बोरियां तुमने चोरी की, चूहों से चोरी कहकर चूहों से खवा के तुम्हारे घरों में वो बोरियां मिली और कहते हो चीनी चोर। उनसे तो उनका हिसाब वो ले रहा है, बैठा हुआ वजीर आजम, वजीर आला ले रहा है हिसाब। गुज़िश्ता कई सालों से सर ये सिलसिला जारी है, लूट खसूट, असासे बनाए जा रहे हैं, दिन रात कमीशन कमीशन, करप्शन करप्शन के इनके सिर्फ यही काम रह गए कि सिर्फ अब कमीशन कहां से मिल रही है, करप्शन कहां करनी है। कोई एक इदारा सिंध में नहीं है ऐसा सर जिसमें कमीशन या करप्शन ना हो। कोई सेक्रेटरी, कोई ऑफिसर अगर ईमानदारी से कोई काम करता है तो उसको या तो वहां से हटा दिया जाता है या वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है कि क्योंकि उसने कमीशन नहीं पहुंचाई। इससे तो जाहिर ये होता है कि जैसे गुज़िश्ता वजीर आला करप्ट और नाअहल थे, हमारे ये वजीर आला भी साबित हो चुके हैं कि वो भी करप्ट और नाअहल हैं। अब इनको क्या काम रह गया है? इस वजीर आला का काम क्या रह गया है? सूबे को नहीं देखना है, इदारों को नहीं देखना है कि उनके नाक के नीचे कितनी करप्शन हो रही है,
उनकी जिम्मेदारी दे दी गई है कि जनाब चलो भाई पहुंचाओ पैसा, किसको? ओमनी ग्रुप को पहुंचाओ, कमीशन फरियाल ग्रुप को पहुंचाओ, जरदारी ग्रुप को पहुंचाओ, बिलावल हाउस को पहुंचाओ। ये हमारे वजीर आला की जिम्मेदारी रह गई है सर रवां साल 2020 और 21 की तरक्याती बजट अगर देखें तो इस कदर खराब सूरत हाल है सर कि एडीबी का 170 अरब रखा गया। नालायक और नाअहल हुकूमत जो सिर्फ करप्शन करने में लगी हुई है 70 अरब भी खर्च नहीं कर सकी। ये तो बता दो कि वो 70 अरब जो तुमने खर्च किए उसका ही यहाँ पर प्री बजट में बता दो, एग्जीक्यूशन में बता दो कि हमने कहाँ कहाँ खर्च किए। अफसोस ये है इनकी कारकर्दगी, ये है वो नाअहल और नालायक हुकूमत। सर इतना बड़ा जुल्म हुआ है सिंध हुकूमत अवाम के साथ कि इनकी तरक्की पर जो पैसा रखा जाता है ना, जो सिंध की अवाम की तरक्की पर, वो ये नाअहलों का टोला खर्च ही नहीं कर पाता और इनकी अपनी जेबों में चला जाता है। सर ये वफाक करते हैं 18वीं तरमीम के बाद, इनको ये पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा जो इदारे हैं वो तुम्हारे पास है, पैसा है, खर्च करो, सिंध की आवाम को की खिदमत करो। लेकिन वो जो बेनजीर भुट्टो साहबा के वक्त में जो थोड़ी बहुत सिंध की आवाम की खिदमत हुई सो हुई। आज तो जो आप देख रहे हैं वो हालात यही हैं कि हर तरफ कमीशन और करप्शन की आवाजें आती हैं। सर इस पूरी सूरत हाल ने पूरी सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर बैठकर ये लोग उस पर बात नहीं कर सकते। तकरीरें लिख कर आते हैं कि वफाक ने क्या किया और वफाक ने क्या किया। सर आप अवाम को ये सुनकर हैरत होगी क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। सर उधर भी सर हैरत की बात है सर, अफसोस है आप तो कम से कम न्यूट्रल हो जाए ना सर। जो आपने उधर 20 मिनट दिए, मुझे अभी शुरू हुए 2 मिनट भी नहीं थी जब ये डिसाइड हुआ था कि 10 मिनट के लिए हर मेंबर 10 मिनट के लिए बात करेगा। दिस इज व्हाट इट वाज डिसाइडेड। सर हैरत की बात तो ये है I'll give you only 10 minutes. You want to speak? Fine. Otherwise, I'll make you sit down. डिपार्टमेंट आपके पास इतनी डॉक्यूमेंटेशन है, आप go to the court, everything is open. You can. सर आप बात करने देंगे आप? मैं तो आपको बात करने दे रहा हूँ, लेकिन आप पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जा रही है। आप ले लेते हैं और नहीं होता है। This is not the way. कौन सा वे सर? मैंने तो आपको ये बताया है ना कि आप उधर 20 मिनट दे रहे हैं वफाक पे बात करने के लिए। मैं सिंध पर बात कर रही हूँ, आप मुझे बात करने नहीं दे रहे। वफाक पर वो बैठकर 20-20 मिनट बात करते हैं, जिसका इस बजट और स्पीचेस से कोई ताल्लुक भी नहीं होता है, लेकिन आप उनको देते हैं। ये आपका भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक स्पीकर था जो सिंध पर बात नहीं करने दिया करता था और वफाक पर लगे हुए यही बात रिपीट करती आई है, हमेशा आप यही बात रिपीट सर। महकमा डिपार्टमेंट जो ऑल द रेपुटेशन इज एक्सपंज्ड। हाँ सर आप कर लें, जितनी भी रेपुटेशन आपने की है वो एक्सपंज कर ली है। लेकिन जो आवाम सुन रही है वो एक्सपेंस नहीं। आवाम को सब पता है कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रही है वो भी पता है आवाम को। डोंट अक्यूज एनीबॉडी। सर आप बोलने देंगे? पर्सनल अटैक्स। सर बोलने देंगे? आप डॉक्यूमेंटेशन बताएं। मैं बजट पे बात कर रही हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। बताएं। वो वहाँ पहुँच गई है पंजाब, आप उनको बोलने दे रहे हैं? आप जाएं डॉक्यूमेंटेशन ले आए। हद होती है सर। फाइल योर डॉक्यूमेंटेशन। आइए जी, अब हाउस आप सुन लीजिए। स्पीकर साहब तो नहीं सुन रहे हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी कि वो मुझे टाइम भी दे रहे हैं। इतलात का डिपार्टमेंट जो है ना, उसकी जरा करप्शन बताऊं मैं आपको कि एक मिडास कंपनी है, मिडास कंपनी को 14.5 करोड़ के इश्तिहार ना देने पर जरदारी साहब ने उस सेक्रेटरी को अपने ओहदे से हटा दिया। क्यों नहीं दिए 14.5 करोड़? यह है करप्शन सिंध की, जिस पर बात नहीं करने दी जा रही। फूड डिपार्टमेंट पे आ जाते हैं यार। क्या फूड डिपार्टमेंट? चीनी चोरी, ठीक है चोरी है, माना की होगी। आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी नहीं की। वफाक का हिसाब वो वहां पर बैठे हुए लेंगे, आपका हिसाब कौन लेगा? लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, बहुत जल्दी पता चलने वाला है। सर जो फूड डिपार्टमेंट है, आप हमारे लिए सुन लीजिए, हमारे लिए पहले सिंध बैंक का जाओ वहां अकाउंट खुलवाओ। अब पता है क्या कहा जा रहा है? बेचारे किसानों को कहा जा रहा है जाओ ओमनी ग्रुप की बारदाने की बोरियां खरीदो। ये हमारे लिए जुल्म होना शुरू हो गया है। चलो भाई, ओमनी ग्रुप इतना पावरफुल है कि अब बारदाने की बोरियां भी ओमनी ग्रुप से खरीदो भाई। चलो जनाब। सर मैं तो कहती हूँ ये सियासी जमात, अब ये सियासी जमात ही नहीं रही, ये तो माफियाओं की हुकूमत रह गई है और बन के रह गई है, जो पूरी तरह सिंध को लूट रही है।
सिंध में तरक्याती बजट हर साल अरबों की जो करप्शन, इतने 200-300 से ज्यादा मंसूबे, काम कौन कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। 300 से ज्यादा मंसूबे ऐसे हैं जिनको खाने का माल बनाया हुआ है। 10-10 सालों से उन मंसूबों पर बाकायदा उन मंसूबों से आपका टाइम खत्म हो गया है, आप बैठ जाएं जी। नाउ शमीम मुमताज साहिबा, आप अफसोस ही करती रहेंगी सारी उम्र। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रमजान का महीना है, अभी तो सुबह सर मैंने आउज़ुबिल्लाहि पढ़ी थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ रमजान के महीने के बावजूद भी। मेरी सियासी तरबियत का असर है सर कि मैं नाम लेना चाहूं भी तो शायद आप मुझे इजाजत नहीं देंगे। उन करप्ट लोगों की जो चीनी चोरी के बाद जलेबियों के टोकरे जिनके घरों पर जाते हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम भी ले सकती हूं। सर तजावीज की जहां तक बात है, सर तजावीज की जहां तक बात है, मैं सिर्फ एक तजवीज़ प्री बजट के हवाले से रखूंगी। कादिरपुर गैस फील्ड की जरूर मॉनिटरिंग करवाई जाए कि वहां से किन लोगों ने पिछले अदवार में कितना फायदा उठाया। मैं बात करूंगी सर, बहुत सारी बातें हो गई, मैं कोशिश करूंगी रिपीट ना करूं। मेरे जो मिस्टर ऐलान खान वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। हम यहीं से बात को शुरू करेंगे कि NRO नहीं दूंगा, ज़बानी ऐलानात होते रहे। पहले तो मैं कहूंगी, बजट पे बात करूंगी मेरे भाई जरा खामोशी से। बल्दिया टाउन के लोगों से ये लोग माफी मांगे, जहां ये बल्दिया टाउन के अवाम को कल इनके लीडर जो वहां इलेक्शन लड़ने गए उन्होंने उनको जाहिर और बदतमीज कहा है। पहले तो ये बल्दिया के अवाम से माफी मांगे। और कराची के गयूर अवाम से मैं कहूंगी कि जिस तरह लानतें और गालियां दी जा रही हैं PTI की गवर्नमेंट को, इसी तरह कल जो 29 तारीख का इलेक्शन है उसको इनको बाइकाट करके इनको बताएं कि इनकी 2.5 साल कारकर्दगी क्या रही। सर कहा गया कल यहां से हार्स ट्रेडिंग सेनेट की, शायद मेरा भाई भूल गया कि हेलीकॉप्टर में भर भर के भेड़ बकरियों की तरह जिस तरह लोगों को ले जाया जाता रहा इस्लामाबाद, वो जहांगीर तरीन जो उनकी ATM मशीन था, आज उनकी मुलाकात है सर इनके बड़ों के साथ। आज देखेंगे NRO कौन किसको देता है। जहांगीर तरीन ऐलान खान को NRO देते हैं या ऐलान खान जो है वो जहांगीर तरीन को NRO देते हैं। सर तरक्की का पहिया चल रहा है सर, इतनी तेजी से चल रहा है सर कि वो आवाम को कुचलता ही चला जा रहा है। महंगाई के जरिए, चीनी बहरान के जरिए, दूध अंडों के जरिए कट्टे मुर्गियां दी जा रही थी कारोबार करने के लिए, नायाब होती गई वो। फिर जिस चीज पे कहा जाता है मैं नोटिस लूंगा सर, वो चीज ही आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। हमें कोई शिकवा नहीं है सर, हमें विफाक से कोई गिला नहीं है, लेकिन कहते वक्त सोचा तो करें। कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे कहीं करप्शन होगी तो उसका जिम्मेदार वजीर आजम होगा। सर मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम कौन है। ये कहते वक्त मेरे सीधे हाथ के लोग थोड़ा सा तो सोचा करें कि अपने वो ऐलानात जो करप्शन के थे, बिजली के बिल जला दूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, कशकोल तोड़ दूंगा। सर आपने तो कहा था कि मैं पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊंगा, ग्रीन पासपोर्ट की। सर आपने तो हमारे NIC को भी 1 किलो चीनी के हवाले से बेइज्जत कर दिया, जिसका सेहरा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है, जिसने हमें पहचान दी NIC की शक्ल में, पासपोर्ट की शक्ल में। इन्होंने क्या दिया सर, सिवाय हमारी बेइज्जती करने के? हमारे दुनिया के सामने हमारा बैंक आपने बेच दिया। एक पाकिस्तान का वो आदमी, आपने अपनी मौशी पॉलिसियां सर दोहरी रखी हैं, आपका दौरा में हार है। आपने एमनेस्टी स्कीम में किसको दिया, मराहत किसको दी? उस तबके को दी जो पहले से मराया तबका था। आपने गरीब आवाम को ऐसे आपने एमनेस्टी में डाला जो टैक्स पेयर भी नहीं है। 12.5% वो गरीब आवाम जो मजदूरी करता है और अपने हलाल के पैसे से वो अपनी जरूरियात की अशिया खरीदता है, जिसमें मेन चीज आपका मोबाइल फोन है, सर वो 12.5% टैक्स दे रहा है। नवाज शरीफ गवर्नमेंट में 153 लोगों को, खानदानों को मराहत दी गई 20 अरब की। आपने 2.5 साल में सर 52% मराहत आपने 52 अरब रुपए की 20 खानदानों को दी है। सर घबराना नहीं है, मगर बिल्कुल गजाला सयाल ने सही कहा, घबराना नहीं है सर, अभी 2 साल बाकी हैं। उस अवाम को वाकई घबराना नहीं चाहिए जिनकी मर्जी से या सिलेक्टेड या इलेक्टेड वो नायल गवर्नमेंट सर जो कह रहे हैं
18वीं तरमीम के बाद सूबे तो सारा पैसा ले जाते हैं, हम तो खुद कर्ज लेके चल रहे हैं। शर्म की बात है सर, आपका कहां गया टैक्स नेट? इन्होंने तो कहा था मैं टैक्स में लाऊंगा, कहां है वो पैसा सर जो टैक्स के जरिए आया? आप क्यों चल रहे हैं उसके ऊपर? वो मुआशी टीम तो चलें दफन हो गई आपकी 200 लोगों की जो थी। आपके पास तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है सर, आप तो मैले कपड़ों की तरह अपने वजीर बदलते हैं, चेहरे वही रहते हैं सर, फाइलें बदल जाती हैं। करप्शन सिंध में हो रही है, बाबुओं की हुकूमत सिंध में, हेलीकॉप्टर में आप ऑफिस जाते हैं, बाबू सिंध में रहते हैं। आप तो कहते थे मैं साइकिल पर जाया करूंगा, आपने तो गवर्नर हाउसों को, वजीर आला हाउस को, आपने सबको कहा था मैं तो यूनिवर्सिटियां बना दूंगा। सर मैं भी अभी इस एज में तो हूं कि मैं एडमिशन ले सकती हूं सर, मुझे सिर्फ वो यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया जाए जो अब तक बन चुकी है। कहते हैं करप्शन, सिंध में करप्शन। सर सबसे ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी सिंध में है, 438 इस वक्त हेल्थ यूनिट सिंध में, छोटे या बड़े वो काम कर रहे हैं। पंजाब में कितने कर रहे हैं सर? 338। केपी में कितने कर रहे हैं? कल एक औरत ने गेट दरवाजे पे जन्म दिया है बच्चे को सर, उस दूध की नहर बहती हुए सूबे को ये लोग कहते हैं कि दूसरे सूबों की बात ना करें। सर क्यों ना करें बात? कोविड बड़ी अच्छी बात हुई, हम रोज दुआ भी करवाते हैं सर, इसका सेहरा भी सिंध गवर्नमेंट के सर जाता है हिफाजती इंतजामात के लिए। सब मेरा भाई हिफाजती इंतजामात, मुझे पता है आपको बिल्कुल तमीज नहीं है हाउस में बैठने की। हिफाजती इंतजामात सर सबसे पहले सीएम साहब ने सिंध में कहे, स्कूल बंद हुए, पाबंदियां लगी, क्या कहा वजीर आजम ने, ऐलान खान ने, ये तो मामूली नजला और बुखार है, कोविड का कोई वजूद। अब हंसो ना, अब क्यों नहीं हंसे? जब नजले और बुखार, आपको पता है नाहल है आपका वजीर आजम, आप बात ही नहीं कर सकते उसके ऊपर, अपनी पुरानी तकरीरें छुपाते फिरते हैं आप लोग। तो क्या दिया आपने 2.5 साल में? बहुत गुन गाए जा रहे हैं इधर से, आपने क्या दिया सर? महंगाई का अजाब, लोड शेडिंग का अजाब, बेरोजगारी का अजाब, चीनी तरीन का अजाब। फिर बात होती है जी यहां तो ग्रीन लाइन सिर्फ वजीर आजम ने बनवाई है। सर बिल्कुल बनवाई है, बन जाएगी इंशाल्लाह वो भी, जैसे बीआरटी बनी है सर, अभी तक बीआरटी बन चुकी है, अभी तक सफर कर रहे हैं लोग बिल्कुल उसमें, बहुत मजे कर रहे हैं बीआरटी में। मालम जब्बा में जाके हम लोग जो हैं वो छुट्टियां गुजार के आते हैं सर। फॉरेन फंडिंग केस स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे। मदीना की रियासत है ना सर, मदीना की रियासत में शायद इसी तरह होता होगा कि स्टे पे स्टे लिए जाते हों। एनआरओ नहीं दूंगा, सिलाई मशीनों पे एनआरओ फिर किसने दिया? सर रमजान का महीना है, मैं गुजारिश करूंगी ऐलान खान से, सखर में आके ऐलान करके गया एनआरओ ये मशीनें हमें भी भिजवा दें, मेरी सिंध की औरत भी तरक्की कर ले। बहुत तकलीफ है सिंध की यहाँ मोहब्बतों की कि हम सिंध के लोग हैं, वो जादू की मशीनें हमें भी भिजवा दें, विमेन डिपार्टमेंट को दे दें, विमेन डिपार्टमेंट अपनी औरतों को देगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देगा, ताकि हमारे भी हालात बदल जाएं, हम भी अरबों रुपए कमाने लगे। सर ये नारा लगाते थे एक पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने क्या किया? गरीबों का पाकिस्तान अलग, अमीरों का पाकिस्तान अलग। कहते हैं पीपल्स पार्टी क्या करती है? पीपल्स पार्टी अपने लोगों को सामने रख के अपनी मौशी पॉलिसियां बनाती है सर, जिसमें गरीब को रोटी कपड़ा और मकान की हम बात करते हैं। आपको शौक है दूसरे के कामों पे अपनी तख्तियां लगाने का। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारा था सर, आपकी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सका ज़र्फ कि उसको उसी नाम से चलाते, आपने उसका नाम बदल दिया। सारे पुराने जमाने की तख्तियां हैं सर जो ये लोग इफ्तिताह करके आते हैं, आज हमें कहते हैं। वाइंड अप कर ले सर, मैं थोड़ा सा आप डिपार्टमेंट की बात करूंगी क्योंकि शायद इन्होंने नहीं पढ़ा या इनको नहीं पता। नहीं, मैंने कहा आपका टाइम भी पूरा हो रहा है, वाइंड अप कर ले। बिल्कुल कर रही हूँ सर, मैं बिल्कुल कर रही हूँ सर। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सुन लें, आपके काम की बात हो रही है, कल फिर कहेंगे हमने कुछ नहीं सुना था। सर सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 1600 केस हमारे पास रजिस्टर हुए, 1300 से ज्यादा हमने हल किए, जिसमें मिसिंग चिल्ड्रन, सेक्सुअल अब्यूज चिल्ड्रन, किडनैप चिल्ड्रन और बहुत सारे सर अर्ली चाइल्ड मैरिज जो थे वो सब थे, और कुछ केस जो हैं वो भी अदालतों में चल रहे हैं। सर सिंध के 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा यूनिट है, 18 ग्रेड का अफसर हमारा वहां पर जिम्मेदार है। कितने लोग अब तक गए, कितने लोगों ने उनसे राब्ते किए? सर जरा प्लीज मुझे कोई बता दे कि कोई उनको जानता है? अपने अपने हल्के में इन्होंने कभी किसी से जाके बात की कि कौन सा यूनिट कितना काम कर रहा है?
सर 3 महीने पहले सिंध गवर्नमेंट ने एंटी बैगरी ड्राइव शुरू की सर, जिसका रोल मॉडल हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ को बनाया। सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस उसकी जिम्मेदार है, वो वहाँ से उन बच्चों को लेके हमारे शेल्टर होम में, यहाँ शेल्टर होम की बात हुई सर, मलीर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लगता है, सऊदाबाद में जाएं ये लोग, 22 कमरों का हमारा शेल्टर होम इस वक्त तैयार है बिल्कुल उन बैगर बच्चों को रखने के लिए सर, जो कि हम रोडों से पुलिस के जरिए कोर्ट के जरिए हमारे पास आते हैं। उनका डीएनए होता है बाकायदा, डीएनए के बाद रिपोर्ट आती है सर कि आया वो बच्चा उस फैमिली का है कि नहीं, कहीं किडनैप वाला बच्चा तो नहीं है। मगर सर किसी को नहीं पता, इन्हें सिर्फ ये पता है वो ऐना के तासुब की सर कि हम कुछ नहीं कर रहे। हम इसलिए कुछ नहीं कर रहे सर कि वो हेलीकॉप्टर में भर के हम लोग इन तक नहीं पहुंचा रहे, हम वो नोट इन तक नहीं पहुंचा रहे जिसकी तकलीफ इनके पेटों में है कि इस सिंध के अवाम पे क्यों लग रहे हैं, इनके घरों में क्यों नहीं जा रहे। सर सबने फायदे उठाए, सबने नौकरियां लिए सिंध गवर्नमेंट से, सबके शोहर भाई बेटे सब काम कर रहे हैं। ये कहते हैं जी हमें आपने कबूल नहीं किया। भाइयों सिंध ने तो आपको बाजू फैलाकर कबूल किया, किसी और सूबे में आप क्यों नहीं चले गए, पंजाब में क्यों नहीं गए, केपी में क्यों नहीं गए, बलूचिस्तान में क्यों नहीं गए आप? सिर्फ नहीं सर 1 मिनट और लूंगी आपसे मैं, टाइम बिल्कुल टाइम है सर, मैं 1 मिनट लूंगी। सर कहते हैं सिंध में ये, सिंध में नहीं, ये कहते हैं सिंध में कुछ नहीं हो रहा। टाइम इज ओवर सर सिंध में वो सब कुछ हो रहा है, तीनों सूबों के लोग फिर सिंध में कमाने के लिए क्यों आते हैं अगर सिंध में कुछ नहीं हो रहा तो? थैंक यू। मुझे कोई यहाँ से जवाब दे दे अपनी स्पीच में, और फिर अगर हम काम नहीं कर रहे, हम 12 साल से गवर्नमेंट में क्यों हैं, हमारी सीटें माशाल्लाह हर साल क्यों बढ़ जाती हैं, हम 100 को क्रॉस करने वाले हैं तकरीबन। अगर हम काम नहीं कर रहे, अगर मेरा सीएम चाहे पहले सीएम हो या सीएम हो, मैं सीएम का शुक्रिया अदा करूंगी, मैं अपनी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करूंगी, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगी, मैं अपने सहाफी भाइयों का जो चाइल्ड के ऊपर कदम ब कदम मेरे साथ हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं। सर मैं मैं सेव द चिल्ड्रन का शुक्रिया अदा करूंगी, मैं LRF का करूंगी, और मैं इनसे कहूंगी कि निकलें। मैं आज भी सरजानी टाउन, लियारी बस्ती, खुदा की बस्ती, सब जगह मैं विजिट करके आई हूं। अपने घरों से निकलें तो सही ना सर, फिर इनको पता चले सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपका खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। सैयद कायम अली शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर। न मैं तैयार था, न मैं बोलना चाहता था, और न ये कोई बजट स्पीच है। ये 4 महीने की कारकर्दगी के सिलसिले में है, और उस पर आसमान उठा दिया है कुछ लोगों ने। ये तो अजीब सी बात है। अब मैं मोहतरमा को क्या जवाब दूं, क्योंकि उसने थोड़े से अल्फाज कहे, हमारी तरफ से दोनों खैरपुर के हैं, मजबूरन मुझे उठना पड़ा। इनको बेहतर पता होना चाहिए। मुझे लोग कहते हैं कि आपने सारा काम सिर्फ खैरपुर में किया, लेकिन मैं एक एक ज़िले का, एक एक तहसील का हिसाब दे सकता हूँ कि हमने क्या किया है। ये ख्वाब में भी नहीं दे सकती जो कुछ पाकिस्तान सिंध में काम हुआ है। मैं इनके अपने ज़ाती बात नहीं करूँगा कि हमने क्या खिदमत की है उनकी, लेकिन ये कि तारीख गवाह है कि सिंध में इतनी एम्प्लॉयमेंट सिवाय भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहबा के इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई जो अब हुई हमारे ज़माने में। याद करें वो खुद कि खैरपुर में कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है। खैरपुर में कॉलेज है या नहीं है मेडिकल, उठ के बताएं। खैरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है या नहीं है। खैरपुर में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में नहीं है। उसको छोड़े थरपारकर, बहुत ही पीछे इलाका, वहाँ बैठ के बात नहीं करें। तू चुप कर, बुद्ध तो सही ना। नहीं, ये बदतमीजी है। आप बैठ जाएं, बदतमीजी नहीं करें। ये सीनियर हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सिंध के सदर भी रहे, आप बदतमीजी नहीं करें। जी सर, बोले आप। सर थरपारकर में हमारे जमाने में, अब मैं नहीं गया हूँ 2-3 साल में, जो गए होंगे देखे होंगे, वहाँ अस्पताल मैं समझता हूँ पूरे हैदराबाद में डिवीजन में सिवाय हैदराबाद के ऐसी अस्पताल नहीं होगी जो थरपारकर के मिट्टी में। वहाँ कोयले पे कारखाना, कोयले पे बिजली, ये तो रोज बढ़ा रहे हैं। आज बताया कि 5 रुपए और बढ़ गई यूनिट। वो बिजली हमने बनाई अपने रिसोर्स से,
मरकजी सरकार किसी की भी थी, वायदा था कि 50% हम खर्च करेंगे, टका ही नहीं किया। वो साहब आए, कहा किसी को किधर है कोयला, किधर है बिजली, मैंने कहा आपके पाँव, होना तो सर पे चाहिए, आपके पाँव के नीचे है। उससे बिजली बनाई जनाब। ये जो झंपी रहे दूर नहीं है, जाके देखें, हवा पे बिजली बनाई है, हवा पे बिजली बनाई है, कुछ नहीं किया। कीने कुनो चाड़ियों ठान से छा कजे चवा तमा घणो पर बजट स्पीच भी कान्हे, चंद लफ्ज। यहाँ सिंध में 12 यूनिवर्सिटीज बनी, 12 यूनिवर्सिटी, आसान काम है। यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ मलीर में, यहाँ यूनिवर्सिटी लियारी में, जो लियारी को पूछता कोई नहीं था, वहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जनरल यूनिवर्सिटी। चाहते हैं कुछ नहीं हुआ। मैं तो पता नहीं कितना कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जब बजट हो मैं महदूद करूँगा, रूल्स का पाबंद हूँ, और आप भी से भी तकलीफ दूंगा कि आप मुझे इशारा दें कोई। मैं सिर्फ एक टेलर दिखाया है मोहतरमा। आई थिंक हमारे सैयद कायम अली शाह साहब की जो सर्विसेज हैं, नोबडी कैन चैलेंज दैट, क्योंकि इन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ काम भी किया है और सर्विसेज भी दिए हैं। सिर्फ सूबे के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए काम किया है। और एक एक जगह पे जाके, क्योंकि मैं इनके साथ इनकी कैबिनेट का मेंबर रहा हूँ और मुझे पता है कि कितने हार्ड वर्किंग शाह साहब करते थे, और अपने टाइम में मेरा ख्याल है हार्डली 2-4 घंटे सोते थे, लेकिन सारा काम ये नोटिस लेते थे। और ऐसे इंसान के लिए उल्टी सीधी बात करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। दिस इज बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्लीज़, अगर आपको कोई एक्यूजेशन डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको आप सामने ले आएँ। कोर्ट्स खुली हुई हैं, हम जेलों में तो वैसे ही जाते रहते हैं, वो तो सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर जो हैं, दे आर यूज्ड टू गोइंग टू जेल्स एंड फेस ऑल द ट्रायल्स, बिकॉज हमारी लीडरशिप ने हमें यही सिखाया है कि हमें फेस करना है, हमने भागना नहीं है, हमने छुपना नहीं है, हमने मुल्क छोड़ के नहीं जाना है। तो बात यह है कि आप खामखाई इस टाइप की एक्यूजेशन, वो भी सैयद कायम अली शाह साहब जैसे आदमी के लिए ऐसी बात करना, it is not on. I'll expunge all the unparliamentary languages used against him. Now, Ghulam Jilani Sahab. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने बोलने का मौका दिया, और उम्मीद ये करता हूँ कि जितना बोलने का मौका आपने मेरे लेफ़्ट साइड वालों को दिया है, इतना ही मुझे मिल जाए तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। और सबसे पहले तो मैं सिंध हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी गुज़श्ता 3 साल कारकर्दगी जो है वो इस शहर कराची के लिए बहुत अहम रही, और उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो मेरे ख्याल से कम होगी। और सबसे अहम जो इसमें डेवलपमेंट थी वो ट्रांसपोर्ट के हवाले से थी। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब का कि उन्होंने शहर कराची के लिए 10,000 बसें दी थीं। आज उसकी वजह से इस शहर कराची जो है उसका हर शहरी जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहा है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आने वाले बजट में वो और भी इस किस्म के इक़दाम जो है वो शहर कराची के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा जो सबसे अहम इक़दाम इस सिंध हुकूमत ने शहर कराची के लिए किया,
पहले ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इस शहर के ऊपर, बल्दियात के ऊपर MQM काम कर रही है और उसने शहर कराची को कचरे का ढेर बनाया। लेकिन गुज़श्ता 6 महीने से अब ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत के हाथ में है और शहर कराची का कोई डिस्ट्रिक्ट और कोई टाउन ऐसा नहीं है जो कचरे के ढेर की सूरत हाल पेश ना कर रहा हो। तो इस पे भी मैं मुबारकबाद पेश करूंगा सिंध हुकूमत को। और सबसे अहम काम कि आज से 3 साल पहले या 6 महीने पहले इस शहर कराची के जो लोग प्यासे दर बदर बर्तन लेके और बाल्टियां लेके घूम रहे थे, आज शहर कराची के हर घर में, हर नलके में जो है वो पानी आ रहा है। तो ये वो तमाम अहम इक़दामात हैं जो गुज़श्ता 3 साल में शहर सिंध हुकूमत ने जो है शहर कराची के लिए किए और आइंदा भी इस किस्म के इक़दामात की हम जो है वो हुकूमत सिंध से जो है वो तवक्कात रखते हैं कि वो इस किस्म के इक़दामात करते रहेंगे। और सबसे अहम काम जो सिंध हुकूमत कर रही है कि वो इस शहर कराची को टुकड़ों में तकसीम करने का, ज़िले बनाने का। पहले जो बुनियादी सहूलियात हैं मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि उनको पूरा करें और उसके बाद शौक से इस कराची को जो है वो 15 ज़िलों में तकसीम करें। लेकिन जो ख्याल, जो ताबीरें आप लेकर इस शहर कराची को तकसीम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो कभी पूरा नहीं होगा। ये शहर कराची हमेशा से MQM का था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल आपकी जो इसमें ताबीरें हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसकी जो है जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, जो भी मेरी बहन बात कर रही थी, तो आए मैं दिखाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 4 जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनका क्या हाल है। अगर वहाँ पे BP ऑपरेट करने के लिए मॉनिटर भी मौजूद है तो मुझे बताइएगा। और जिस तरह बताया है कि सऊदाबाद में जो 22 कमरों का जो एक उन्होंने सेंटर बनाया है, तो मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से है, तो कब उसका इफ्तिताह हुआ, किसने उसका इफ्तिताह किया? प्लीज नो कमेंट, बैठ के आप लोग कमेंट पास नहीं करें। वो सब जो है या तो मुर्तज़ा वहाब किसी के ख्वाब में आया होगा या मेरी बहन ज़्यादा बेहतर जानती है, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से मेरा ताल्लुक है और मैंने अभी तक वहाँ पे कोई 22 कमरे तो छोड़े, 5 कमरों का भी इस किस्म का कोई सेंटर वहाँ नहीं देखा जहाँ से किसी गरीब को सहूलियात मैसर आ रही हैं। लेकिन इन तमाम 3 जो मैंने कारनामे बताए इस गवर्नमेंट के, उसके अलावा भी 2-3 कारनामे और हैं जो जाली डोमिसाइल की सूरत में और स्ट्रीट क्राइम की सूरत में भी जो है वो इन लोगों के उसमें जाते हैं कि जितना इस शहर कराची में इस वक्त स्ट्रीट क्राइम है, और पहले सिर्फ वो लोग मोबाइल छीनकर, पर्स छीनकर चले जाया करते थे, लेकिन अब 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें गन शॉट की सूरत हाल भी पैदा हो रही है। तो ये है इस गवर्नमेंट का शाखाना कि किस तरीके से वो इस शहर को यारो मददगार छोड़कर और पत्नी कौन से कामों में मसरूफ़ है। जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर इस शहर कराची के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को जो बेरोज़गार करने का ठेका इस गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, इंशाअल्लाह उसका फैसला भी जल्द जो है वो हाई कोर्ट से आप लोगों के सामने होगा कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का रोज़गार का हक जब्त कर कर और बाहर से लोगों को लाकर, वो भी मेरे सिंध के लोग हैं, लेकिन जो 40% इस शहर का हक था वो तो कम से कम इन लोगों को दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह जल्दी उसके ऊपर जो फैसला आएगा वो भी आप तमाम लोगों के सामने होगा। बस बजट के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे किसी ने भी कोई बात नहीं की, कोई जो है सिंध के ऊपर बात कर रहा है और कोई पंजाब के ऊपर बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज से 3 साल पहले भी जो स्कीमें हमने मुसलसल 2 सालों से यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जाए, बल्कि डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदारान तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो है काम कर रहे हैं और वहाँ के जो इलाके के MPs हैं
उनसे किसी किस्म की कोई मशावरत नहीं ली जा रही। तो मैं आप तमाम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस शहर कराची पर रहम करें। पीने का पानी जो इस शहर की बुनियादी ज़रूरत है वो इस शहर को दें। रमज़ान के महीने में भी यहाँ पे जो सूरत हाल है कि लोग पानी के लिए दरबदर घूम रहे हैं। आज बल्दिया टाउन में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सूरत हाल है वहाँ पे भी आप लोग जा रहे हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है उसको देखें और कम से कम उसमें तो पानी प्रोवाइड करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी इसमें। और स्कीम्स जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इसको जमा करवाएं और इस पर जो है सारी चीज़ें होंगी, तो गुज़श्ता 3 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो इस दफ़ा भी वही सूरत हाल होगी जो इससे पहले 2 सालों में हम यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए इस बजट के हवाले से, इस बजट स्पीच के हवाले से सिंध गवर्नमेंट की, वो मैं समझता हूँ कि कम है और मुख्तसर को ही ज़्यादा समझा जाए और शहर कराची पर रहम किया जाए, इसको ट्रांसपोर्ट दी जाए, इसको पीने का पानी दिया जाए, इस शहर की सड़कों को सही किया जाए जो इस वक्त शहर खंडर की सूरत हाल पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब की बड़ी अच्छी सजेशंस थी, क्योंकि आई एग्री विथ यू, यहाँ पे पर्सनल अटैक्स हो रही हैं, एक्यूजेशन हो रही है। नोबडी इज़ गिविंग सजेशन कि चलें अगर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है तो आप सजेशन दे दें कि ये आप काम नहीं किया है। आप जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल हर मेंबर को इसी तरह आप ही की तरह सजेशन देनी चाहिए और पर्सनल अटैक्स नहीं करनी चाहिए, एक्यूजेशन नहीं करनी चाहिए। विदाउट अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो ले आएँ, आप उसके सामने पेश करें कि जी आपने ये किया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी अखबार में कल खबर छापे तो वो फिर आप जो मर्जी आए करें। इट्स टोटली अगेंस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। एनीवे, डॉक्टर संजय साहब। थैंक यू स्पीकर साहब, आपने मुझे मौका दिया बजट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट Q1 और Q2 पे बात करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूंगा हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो पिछले 1 साल से कोविड के मर्ज से हमें बचा रहे हैं और अपनी जानों को खतरे में डाल के, अपने प्यारों की जानों को खतरे में डाल के ड्यूटीज़ दे रहे हैं। सबसे पहले तो उनको ट्रिब्यूट पेश करूंगा। उसके बाद सर मैं फेडरल गवर्नमेंट का और NCOC का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने वक्त पे मास्क, PPEs, प्रोटेक्टिव गियर्स और अब वैक्सीनेशन सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए। और सर मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि ये तो इन्होंने प्रोवाइड कर दी, अब जो है सिंध सूबे का वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का क्या प्लान है वो हमसे ज़रूर शेयर किया जाए कि वो किस तरह से वैक्सीन को प्रोक्योर करेंगे ताकि सबको लग सके। और सर इससे पहले एक कोविड पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी का मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा कि वो बननी चाहिए बाकी सूबों की तरह और नेशनल में जैसे फेडरल में बनी हुई है, ताकि सर पता चल सके कि किन को ये वैक्सीन लगी भी या नहीं लगी। जैसे 20 लाख राशन आया और गया पता नहीं चला, तो ये ओवरसाइट कमेटी ज़रूर होनी चाहिए। सर मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अब के फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किए और अब वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, पहले हम इंपोर्ट करते थे। सर हेल्थ के बजट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो 170 बिलियन का बजट है हेल्थ का, जिसमें 5 बिलियन कोविड के शामिल नहीं हैं, वो अलग हैं। सर अभी बात हुई कि 438 हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध में हैं। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा इन 438 हेल्थ फैसिलिटीज़ में से कितनी इस वक्त फंक्शनल हैं, और मेरे हिसाब से तो जो फंक्शनल हैं वो ज़्यादातर NGOs चला रहे हैं, आउटसोर्स है तभी वो फंक्शनल है। क्योंकि इधर बताया गया था आपको अभी से कुछ दिन पहले के डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के तमाम BHUs और RHCs जो है वो आउटसोर्स हैं NGOs को। सर इतना ज़्यादा बजट होने के बावजूद सैलरीज़ का प्रॉब्लम है डॉक्टर्स को, ख़ास तौर पे जो कोविड के लिए कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स रखे गए थे उनको 6 महीने से, कुछ को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अभी DHQ कश्मीर में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक डॉक्टर साहब ने खुदकुशी कर ली 3 महीने सैलरी न मिलने की वजह से। सर कोविड की जो ये वबा आई है इसने हेल्थ केयर सिस्टम को एक बहुत ज़बरदस्त झटका दिया है और सर इसने हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि क्या हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम के साथ हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। पर सर क्या अब भी हम तैयार हैं? सर बजट एक्जीक्यूशन बुक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 200 बेडेड इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना के लिए
सर हर हॉस्पिटल के लिए 2 अरब रुपए का बजट रखा गया था और जून 2021 में इनको कंप्लीट होना था, 2 जून 2022 में होना था। सर पर सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 रुपया भी इसमें अभी तक रिलीज नहीं हुआ और 1 रुपये का एक्सपेंडिचर भी इन हॉस्पिटल्स पे नहीं हुआ। सर सेम गोज फॉर द बायोसेफ्टी लैब्स जो शहीद बेनज़ीराबाद, सखर, खैरपुर, हैदराबाद, कराची, लाड़काना में थी, उनके लिए भी बजट रखा गया था, पर कोई बजट रिलीज नहीं हुआ, कोई बजट इन पे लगा नहीं है। सर अभी यहाँ पे बात हुई मिट्टी में, थरपारकर में मिट्टी के स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की। सर ये मेरे पास एजेंडा की कॉपी पड़ी हुई थी जो कि इस ऐवान में आया था 22 दिसंबर 2020 में। यहाँ पे सवाल पूछा गया था कि क्या सिविल अस्पताल थरपारकर मिट्टी का आईसीयू ज़रूरी सामान न होने की दस्तयाबी की वजह से बंद किया गया है। तो जवाब दिया गया था मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि नहीं, ये दुरुस्त नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि थरपारकर मिट्टी के सिविल हॉस्पिटल में आईसीयू मौजूद ही नहीं है सिरे से। तो सर ये हम उस ज़िले की बात कर रहे हैं जहाँ पे दिन ब दिन हर साल बच्चों की और ख़ास तौर पे नौमौलूद बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। पिछले साल एक अंदाजे के मुताबिक 750 बच्चे मेल न्यूट्रिशन, वाटरबॉर्न डिजीज़ और अदर डिजीज़ की वजह से यहाँ पे जो है इंतकाल कर चुके हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिसाइड किया था कि 2 सैटेलाइट यूनिट्स NICH की तरफ से थरपारकर को दिए जाएंगे। सर अभी तक वो नहीं दिए गए। सर थरपारकर को स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की ज़रूरत है। सर फ़ौरन जो है इस पे काम होना चाहिए और ये ऑपरेशन होना चाहिए। सर थरपारकर में एक और मसला है सर, वहाँ पे नियोनेटोलॉजिस्ट भी मौजूद नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं कि कराची के अलावा सिंध के किसी भी शहर में और टीचिंग हॉस्पिटल में नियोनेटल ICU और नियोनेटल वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं है। तो सर इस पे भी देखने की ज़रूरत है। और सर NGOs का मैंने आपको जिक्र किया। सर सिंध गवर्नमेंट की अभी बात हुई कि हेल्थ केयर के हवाले से उन्होंने बहुत काम किया है। तो सर एक रिपोर्ट जो है सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी की न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप चुकी है। रतोदेरो में जो एड्स के हवाले से जो रतोदेरो में फियास्को हुआ था, सर 1000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक वहाँ पे इन्फेक्ट हो चुके हैं HIV से और ये नंबर बढ़ रहा है। और इनमें से ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो 13 साल की उम्र से कम हैं। और सर वजह है मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल का सही निज़ाम ना होना। तो सर फ़ौरन यहाँ पे मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल होना चाहिए। और सर सबसे हैरत की बात जो ये है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो है वो बच्चों को वो अवेलेबल नहीं है और उनको कराची आना पड़ता है ये ट्रीटमेंट कराने के लिए इतना दूर से ट्रैवल करके। और सर OPD भी नहीं है थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए। और अगर थैलेसीमिया का कोई पेशेंट है तो उसको ब्लड बैंक हो या दूसरी चीज़ें हों, उनको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये जो OPD के जो थैलेसीमिया के इश्यूज़ हैं वहाँ पे सर इनको फ़ौरन देखने की ज़रूरत है। सर रेस्क्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सर इफेक्टिव रेस्क्यू सिस्टम किसी भी सूबे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे एम्बुलेंस सिस्टम। सर क्योंकि रिस्पांस टाइम जो है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है और क्रिटिकल पेशेंट्स को अगर 10 मिनट के अंदर रिस्पांस टाइम के अंदर अगर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। यहाँ पे हमेशा हमें बजट की तकरीर में NICVD का जिक्र ज़रूर सुनने में आता है, हर बार सुनने में आता है। पर सर मुझे बताएं कि अगर आपके पास एम्बुलेंस सिस्टम नहीं होगा तो आप क्रिटिकल पेशेंट को NICVD शिफ्ट कैसे करेंगे उसकी जान बचाने के लिए। एम्बुलेंस सिस्टम ना होने की वजह से पता नहीं कितने लोग हर साल अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। हमने मुतअद्दिद बार देखा है, कभी चिंची को एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाता है, कभी रिक्शे में बॉडीज़ को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। सर इधर इस ऐवान में ही बताया गया था कि चांडका हॉस्पिटल में 24 में से जो 14 एम्बुलेंसें हैं वो पिछले 5 से 10 साल से ऑफ रोड हैं, ख़राब हैं। उनको बनाने के लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की। सिविल हॉस्पिटल का भी सर, सिविल हॉस्पिटल कराची में भी सर जो 14 एम्बुलेंसेस हैं उसमें से 8 एम्बुलेंसेस जो हैं वो ख़राब पड़ी हैं। इसके अलावा सर एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि शिकारपुर में, बदीन में, सखर में, जैकबाद में एम्बुलेंसेस का, ख़राब एम्बुलेंसेस का जो है वो पड़ा हुआ है और उसको बनवाना नहीं जा रहा। उसको बनवाया जाएगा, रेस्क्यू सिस्टम कराया जाएगा तो बहुत सारी सिंध की आवाम की जो जानें हैं वो बच सकती हैं। सर बर्न्स वार्ड सिर्फ और सिर्फ एक टीचिंग हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल कराची है वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बर्न्स वार्ड कहीं मौजूद नहीं है। लाड़काना और नवाबशाह के जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सर वहाँ पे भी न्यूनेटोलॉजिस्ट नहीं है। तो सर वहाँ पे बर्न्स वार्ड भी होना चाहिए, वहाँ पे न्यूनेटोलॉजिस्ट भी होना चाहिए क्योंकि वो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं।
सर फार्मेसी और मेडिकल सप्लाईज का जो स्टोर है, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था सर, उसको 2 बजे बंद कर दिया जाता है। सर अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आएगा रात में, आपको कैसे पता है उसको कौन सी बीमारी है, उसको कौन सी दवाई दी जाएगी, कौन से मेडिकल सप्लाई की ज़रूरत है? 24 घंटे होने चाहिए सर मेडिकल के जो आपके सप्लाईज के स्टोर्स हैं, और इनको 24 घंटे होना चाहिए। सर एडवाइज़र ऑफ सीएम साहब के एडवाइज़र हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था जो मैंने पढ़ा था, कि उन्होंने कहा था कि सिंध डज नॉट बिलीव इन हेल्थ कार्ड। सर ये सारी बातें देख के तो ये लग रहा है कि वो ये कहना चाह रहे थे सिंध डज नॉट बिलीव इन हेल्थ केयर, क्योंकि सर ये सारी बातें तो यही कह रही हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि सिंध डज नॉट बिलीव इन हेल्थ केयर। सर थरपारकर में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ कार्ड्स दिए गए हैं, और थरपारकर की आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात मुहैया है उस हेल्थ कार्ड की वजह से। सर शौकत खानम का तोहफा भी बहुत जल्द ऑपरेशन होके सिंध की आवाम को मिलेगा, जहाँ से पूरे सिंध से लोग आएंगे और इलाज कराएंगे। अभी इन्होंने खान साहब उनका इनॉग्रेशन करके गए। सर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से मैं बात करूंगा कि सर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे इस साल वाइंड अप कर लें क्योंकि टाइम आपका पूरा हो गया। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे इस साल 826 अरब रुपए रखे गए थे सर, सिर्फ और सिर्फ उसमें से 6% यानी कि 48 मिलियन खर्च हुए हैं। सर एक कमेटी बनी थी इस ऐवान में माइनॉरिटीज़ के हवाले से, जिसमें अपोजिशन साइड के किसी भी एमपीए को नहीं लिया गया था। सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटीज़ बना लें, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ काउंसिल के, पंचायत के, एसोसिएशंस के जितनी माइनॉरिटी रिलेटेड हैं उनसे सर स्कीमें ली जाएँ, क्योंकि सर 21 में से 11 स्कीमें हैं, उनमें तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, 0% एक्सपेंडिचर है। और सर 1 मिनट आपका और लूँगा सर। जो है आईटी मिनिस्टर साहब ने को सिर्फ अपना मैं वादा याद कराऊंगा, उन्होंने यहाँ पे वादा किया था कि जो स्कीम है सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी वर्शिप प्लेसेस पे, जो 5 साल से अल्तवा का शिकार है, उन्होंने वादा किया था कि वो इस साल मुकम्मल हो जाएगी। तो सर वो मैं उनको सिर्फ अपना वादा याद कराना चाहूँगा। सर सिंध हेल्थ चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की यहाँ पे बात हुई कि बड़े फ़ख्र से बताया गया कि 1600 केसेस थे और उसमें से 1300 हमने सॉल्व कर दिए, जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस थे, मुख्तलिफ दूसरे केसेस थे किडनैपिंग के। सर फ़ख्र की बात तब हो जब ये बताएं कि हमने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि सूबे में चाइल्ड प्रोटेक्शन में केसेस आना, रिकॉर्ड होना ही बंद हो गए। तो ये फ़ख्र की बात नहीं होनी चाहिए कि अभी तो हमने बिल भी तो पास किया है ना, तो इट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया सर, बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू। जनाब शब्बीर अली साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आज शुक्रिया अदा करूंगा अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अपने को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का, अदी फरियाल तालपुर साहिबा का, हमारे सीएम सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का। सर ये डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की PS 43 जिस पे मेरे भाई मरूम जाम मदद अली साहब पहले MPA थे, उनकी अचानक वफ़ात के बाद कोविड की वजह से ये सीट खाली हुई और ये इलेक्शन हुआ। सर बिल्कुल ये एक बहुत हमारी फैमिली के लिए, मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए, लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला था और ये इलेक्शन हुई। सर इस इलेक्शन में जो है ऑपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट PTI को जो PS 43 की आवाम ने जवाब दिया एक तारीखी लीड की शक्ल में, सर मैं उसका जिक्र करूंगा कि 50,000 प्लस की लीड देके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक नई तारीख कायम की PS 43 की आवाम ने, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ ने, और उन्होंने ये जवाब दिया कि वो इस तब्दीली सरकार के हक में या किसी उनकी झूठे वादों में या उनके झांसों में नहीं आएंगे। उन लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप में यकीन कराया और इस चीज़ को दिखाया करके कि वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। फिर वो सांगड़ का इलेक्शन हो, मलीर का इलेक्शन हो या उमरकोट का इलेक्शन हो, इन सब में लाजमी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, तो ये रिज़ल्ट सामने आई है। सर मैं तो कहूँगा कि डस्का की इलेक्शन भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। सर ये 3 साल का अरसा जो फेडरल गवर्नमेंट को गुजरा है, उनकी कारकर्दगी इस 3 साल के इन 3-4 इलेक्शंस के अंदर ही जाहिर है। लोगों का मैंडेट किसके साथ है, लोगों के साथ क्या हुआ, वो सब उन्होंने इलेक्शन में वोट देके दिखा दिया है।
सर मेरा हल्का PS43, उसके हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगा सर। मेरे हल्के में 4 छोटे शहर हैं सर, नवाबाद, जाम नवाज अली, बैरानी, कंडियारी। सर मैं चाहूँगा कि मैं CM साहब को दरख्वास्त करूँगा कि इन शहरों को जो है पेवर्स दिए जाएं और इनके अंदर जो वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं उनको जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि जो आबादी जिस तरह बढ़ रही है तो मेहरबानी करके उनको इंक्लूड किया जाए इस दफ़ा की स्कीम्स में। सर हम लोग को वहाँ पे सर एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हम लोग को एम्बुलेंसेस दी जाएँ, कम से कम 2, एक तालका हेडक्वार्टर के लिए, एक PS43 के बाहर के इलाकों के लिए। सर दूसरा हम लोग को फायर ब्रिगेड की वहाँ पे सख्त ज़रूरत है। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि तालका हेडक्वार्टर जाम नवाज अली को एक फायर ब्रिगेड दिया जाए और एक फायर ब्रिगेड जो है बाहर के इलाकों के लिए सर दिया जाए। सर सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में सर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग को इस दफ़ा जो है इंजीनियरिंग कॉलेज सांगड़ के लिए दिया जाए, तो वहाँ के नौजवान नस्ल के लिए जो है एजुकेशन का एक और ओपनिंग हो, वहाँ पे उनकी बेहतरी की जाए। सर इस 3 साल के अरसे के बाद सर जैसे इधर आके असेंबली में बैठना शुरू हुए तो सर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो इधर मुझे ऑपोजिशन के साथ एक गिला भी है, और मैं ये कहूँगा कि हमें अखलाकियात नहीं भूलनी चाहिए सर। मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अखलाकियात है। इधर पूरी दुनिया हमें देख रही होती है, हमारे हल्के का आवाम हमें देख रहा होता है सर। वो एक्सपेक्ट करता है कि हम यहाँ बैठ के जो है मुस्बित चीज़ें करेंगे, इधर जो है प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, कुछ बिल्स पास होंगे, कानून बनेंगे जो उनके फ़ायदे के। लेकिन इधर जो हालत होती है सर, जो चीखो पुकार और इधर नेम थ्रोइंग होती है सर, मेरे ख्याल में उससे हमें परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जो कारकर्दगी है सर उसका वो वोट मिलेगा। अगर कारकर्दगी उनकी होगी तो लाजमी उनको वोट मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्ती का वोट सर सिंध ने ना कभी दिया है ना कभी किसी को देगा। सिंध की आवाम सर पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थी, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। 3 साल के बाद ये इलेक्शन मेरे ख्याल में एक रेफरेंडम है। इन्होंने ये दिखा दिया है कि सिंध का आवाम आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। सर क्योंकि बजट के ऊपर ये प्री बजट जो है स्पीच है और प्री बजट हमारा डिस्कशन चल रहा है, तो मैं इसमें कुछ ऐसी ज़रूर मिसालें सिंध गवर्नमेंट के हवाले से देना चाहूँगा जो काबिल ज़िक्र हैं, जो यहाँ पे ज़िक्र जिनका नहीं हो रहा। लाजमन उसमें किसी में पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप भी है, लेकिन सर इनिशिएटिव लिया जाता है तो वो पार्टनरशिप में आती है। सर सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा NICVD का सर, एक इतना बड़ा इदारा जो सिंध के अंदर है सर, जो गरीबों को मुफ्त इलाज देता है सर पूरे पाकिस्तान से लोग आके इधर इलाज करवाते हैं मुफ्त में अपना, और ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि अब सिंध के दूसरे ज़िलों में भी इनकी ब्रांचेस खोली गई हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को और अपने NICVD की टीम को। सर JPMC में साइबर नाइफ सर रोबोटिक सर्जरी का ये बहुत बड़ा एक सहूलत है साइबर नाइफ की, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कराची में JPMC में है सर। इसकी अगर प्राइवेटली ये अगर कराई जाए सर्जरी, जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए बड़ी अहम है सर, तो 30-40 लाख खर्च आता है। लेकिन सर ये सहरा सिंध गवर्नमेंट को जाता है कि सर JPMC में मुफ्त ये फ्री इलाज दिया जाता है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी ये सहूलत सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए दी। सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज GIMS सर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर, कल उन्होंने अपने 400 लिवर ट्रांसप्लांट कंप्लीट किए सर ये एक तारीखी बात है, 400 लिवर ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ चार्ज सर। हालांकि पहले इसी इलाज के लिए जो भी अपना मरीज़ था उसको जाना पड़ता था पड़ोसी मुल्क में सर, इंडिया में जाके इलाज होता था उनका। आज वो इलाज सिंध के अंदर होता है और फ्री ऑफ चार्ज होता है सर। मैं सलाम पेश करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, हमारे चेयरमैन को, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, CM सिंध को। सर इसके अलावा कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, क्योंकि वो इज्तिमाई स्कीमें हैं और वो पूरे सिंध का फ़ायदा है उनके अंदर सर, तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी मेंशन करता चलूँ। सर सबसे पहले मैं करूँगा न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कंबर शहदाद कोट में सर बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सर। कोई भी जाके उसको देखे मेरे ख्याल में बड़ी खुशी होगी कि एक इतने दूर दराज इलाके में एक हॉस्पिटल की हेल्थ केयर की इतनी बड़ी फैसिलिटी दी गई है सर। इसके बाद मैं जिक्र करूँगा स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट हाई स्कूल ड्रिब महर शाह खैरपुर मीर्स में सर एक्सीलेंट बिल्डिंग है सर, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, एजुकेशन के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं ये सिंध गवर्नमेंट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी पार्टी को मुबारकबाद पेश करूँगा, बिलावल भुट्टो साहब के विजन को सलाम पेश करूँगा। सर NICVD टंडो मोहम्मद ख़ान का मैं जिक्र करूँगा।
जिन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी फर्स्ट टाइम की है एक 2 साल के बच्चे की सर, और कामयाब हुई है सर वो। सर ये सिंध गवर्नमेंट को ही सहरा जाता है इस चीज़ का भी सर, क्योंकि इतनी बड़ी उधर टीम और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन दिया गया है सिंध को, तो ये सहरा भी सिंध गवर्नमेंट को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है सर। इसके अलावा सर कराची ठट्टा ड्यूल कैरेज वे सर 49 किलोमीटर्स की रोड है सर, ये बनाई गई है, जिसके वजह से जो हमारा ट्रैवल टाइम जो है वो 50% कम हो गया सर, और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है सर। ये रोड इतना बेहतरीन बना हुआ है कि आप ठट्टा एक दिन में 2 बार भी आए जाएँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो अपना कर सकते हैं सफ़र सर। सर इसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सखर सर, इसका ये इदारा बनाया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सर। ये हमारी बहनों के लिए, हमारी विमेन औरतों के लिए सर बनाया गया है, जिसका भी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था कि उस सेक्टर में क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं बताता चलूँ कि ये बन चुकी है सर। इसके बाद सर कंस्ट्रक्शन ऑफ 5th ब्रिज ऑन इंडस रिवर विच इज़ कनेक्टिंग घोटी एंड कंदकोट सर। सर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स का वैसे डिस्टेंस था 151 किलोमीटर सर, लेकिन ये ब्रिज बनाने के बाद सर उनका ट्रैवल टाइम जो है वो भी कम हो गया और डिस्टेंस रह गया 30 किलोमीटर सर। सर तो ये सब बजट के पैसों से ही हुआ ये सब काम सर। ये इज्तिमाई बेहतरी आवाम के लिए ही हुई है सर, जिसको पहले 150 किलोमीटर चक्कर मार के जाना पड़ता था, आज 30 किलोमीटर के ब्रिज से वो 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में मिल गए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सर। इसके अलावा कराची में डाउ यूनिवर्सिटी में सर कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर जो बना है सर, बहुत बेहतरीन बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट। बात चल रही थी सर कि इधर अपना वैक्सीन के हवाले से क्या होगा सर, तो सबसे पहली बात तो मैं मुबारक देता हूँ अपना हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को, अदी को, कि उन्होंने इधर असेंबली के अंदर ही सर अपना वैक्सीन सेंटर कायम किया हुआ है सर। जिसको जब लगवानी है वो अपनी फैमिली समेत जाके हमारे ऑनरेबल मेंबर्स वहाँ जाके लगवा सकते हैं सर। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें जो है प्लानिंग के साथ हुई हैं, बजट के साथ हुई हैं, और ये मुल्क के लिए भलाई, क्या इज्तिमाई भलाई के लिए सर की हैं, जिसमें फ़ायदा हर कोई उठाता है सर। वोटर उसमें सबके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फोकस अपने वोटर्स को नहीं किया हुआ, सबको जो है इसके अंदर उन्होंने रखा हुआ है। बाकी सर सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुझे ये सोच के मैं खुद हैरान होता हूँ सर कि 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी 2 साल आगे और गवर्नमेंट के हैं, फेडरल गवर्नमेंट की मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा सर, लेकिन एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है हमें सिंध से फेडरल गवर्नमेंट का, एक डिस्कनेक्ट सर। कोविड-19 इतना बड़ा सर अपना अलमिया ये गुजरा है पिछले साल से। मेरे अपने भाई जिनको आज मैं तहे दिल से बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ हर वक्त, इसी बीमारी में सर वो शहीद हुए सर। उस वक्त भी सिंध के ऊपर सिर्फ तनकीद की गई सर। हमारे लॉकडाउन, हमारे सीएम साहब ने जिस वक्त बोला कि हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, हम पे हंसा गया, मजाक उड़ाया गया सर। जिस वक्त अपना स्टार्ट किया उन्होंने उस वक्त कोविड की वजह से मास्क पहनाना, हंसे कि ये तो छोटे मोटे से फ्लू के ऊपर जो है ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये मिला कि सर आज सिंध में कोविड का रेशियो सबसे कम है कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान सर। ये सहरा भी जो है सिंध गवर्नमेंट को जाता है सर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन को जाता है सर। तो यकीनन बाकी हमें क्या उधर से बेहतरी मिली सर, NFC अवार्ड सर, बात हो रही है 18th अमेंडमेंट की भी बात होती है सर। 18वीं तरमीम थी तो ये फैसले सिंध ने खुद किए, ये अपना शुक्र है कि ये अपना सिंध को फैसले करने का हक मिल गया 18वीं तरमीम। इसका भी मैं अपना मुबारकबाद को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को देता हूँ कि उन्होंने ये 18th अमेंडमेंट हमारे हक में करवाई, तो आज हम सिंध सूबा अपने फैसले खुद कर रहा है सर, ये डेवलपमेंट भी कर रहा है और ये फैसले भी खुद कर रहा है। वरना NFC की बात करते हैं सर, हम NFC के पैसे नहीं हमें दिए जाते और उन्हीं पैसों के ऊपर स्कीम्स अनाउंस करके बता दी जाती है, हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि ये हम दे देंगे सर। तो ऐलानात तो ये पता नहीं कब से चले इन 3 सालों में, सिंध के लिए तो एक भी ऐलान जो है सच्चा नहीं साबित हुआ सर। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में सर पिछले साल बारिशें हुई, उन बारिशों से बहुत नुकसान हुआ हमारे अपने लोगों का, जो उधर काश्तकार थे सर उनका सर। तो मैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त बड़ा अनाउंस कर दिया कि हम लोग जो है इनके पैसे माफ़ कर देंगे, इनके कर्जे माफ़ किए जाएंगे सर। कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा फेडरल गवर्नमेंट को कि जहाँ भी बारिश है, डिस्ट्रिक्ट सांगड़, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में जो इलाके जिनके नुकसान जो हुआ है अपना उधर के काश्तकारों का, उनका अजाला किया जाए, और अगर ये ऐलान किया है तो उसको कंप्लीट भी करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनके पैसे तो माफ़ कर दें। कहाँ से वो उनको लास्ट ईयर के इतने बड़े नुकसान के पैसे इस वक्त देंगे सर? आज तक उनको जो है कॉल्स आ रही हैं और उनके ऊपर लेटर निकाले जा रहे हैं कि वो आके अपने जो है पिछले साल के रिकवरी देके जाएँ सर। इसके साथ साथ महंगाई की जो हालत है सर, पहले आटे का क्राइसिस हुआ सर, चीनी का क्राइसिस हमारे सामने है। जो चीनी की लाइन इस वक्त सर सिंध में कहीं नहीं नज़र आती हमें सर। पंजाब में जो लाइन बनी है, चांद से अगर खड़े हो तो नीचे नज़र आएगी, इतनी बड़ी लाइन है सर। रमज़ान का महीना है सर और लोग जो है वहाँ लाइनों में खड़े हो रहे हैं चीनी के 1 किलो के लिए। तो ये जुल्म है सर।
मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम तो पंजाब के लिए भी बोल रहे हैं, वहाँ एक मैं कहता हूँ एक म्यूट सीएम साहब वहाँ बैठे हुए हैं जिनको मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें नज़र ही नहीं आती। सीखें सिंध से आके सर कुछ, मेरे ख्याल में सिंध के सीएम के काम करने का तरीका सीखें, कुछ वहाँ डिलीवरी सीखें। बाकी रहेगी ये बात कि सर अपना ये कह देना बड़े बड़े ऐलान, सर थोड़ा सुने कोई बात नहीं सर, थोड़ा सुन ले। बाकी बड़ी बड़ी बातें यहाँ के कर देना कि सर क्यों नहीं बोले हम वफाक के ऊपर। सर सिंध 60% से ज़्यादा रेवेन्यू देता है वफाक को, सर क्यों नहीं हम बात करें वफाक पे। हमारा हक है, हमें मिलता क्या है, हम 60% दें और वापसी में हमें क्या मिलता है, क्यों नहीं हम मांगे हिसाब किताब वफाक से। अगर हमें ज़रूरत है तो वफाक को चाहिए, वफाक हमें पूरी करके देगा, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं सर। सिंध अगर अपना हक मांगता है तो सिंध को देना पड़ेगा उसका हक सर। ये कह देना कि सिंध ने जो है अपना उसको एनएफसी के पैसे हम क्यों दें। कराची में आपकी जो स्कीम्स हैं आपके सामने, मेरे ख्याल में जितनी स्कीमें इन 3 सालों में मिली हैं आपकी तरफ से तो एक भी नहीं मिली हुई कराची को। लेकिन सर अपना कोई बात नहीं सर, क्योंकि इखलाकियात और सबर थोड़ा सबर मेरे भाई, थोड़ा सबर। आखिर में सर आखिर में मैं अपने पार्टी के साथियों के लिए एक शेर बोलूँगा सर, तनकीद तंज फिक्रबाजी से हौसला ना हारो साथियों, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। तनकीद करके मेरे बढ़ते हुनर को तस्लीम कर रहा है वो मेरे मुकाम को। सर आपकी बड़ी मेहरबानी। Well spoken, Jam Shabir Ali Saab. This was your first speech of the session. आपने अपनी फैमिली की ट्रेडिशन मेंटेन की है। Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 30th April 2021 at 2.